नमस्कार दोस्तों। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास का मास्टर वीडियो मैराथन क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें 17 दिसंबर को होने वाली प्री के लिए आपका ये मास्टर क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें हम आज प्राचीन इतिहास देखेंगे और आने वाले 2 वीडियो लेक्चर में मध्यकालीन और आधुनिक देखेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोगों से कि आपको सबसे पहले इसके नोट्स नहीं बनाना है। इस वीडियो को आपको 2x स्पीड में 2 से 3 बार देख लेना है। उसके बाद आपको ये भारत का जो इतिहास है वो पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा है तो मध्य प्रदेश का इतिहास आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही उलझा सुलझा है। इसलिए पहले भारत का इतिहास पढ़िए, फिर मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास आकर पढ़िए, वरना आपको क्या है सब खोपड़ी से और माथे के ऊपर से जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। हाँ, ये लाल बटन को सफ़ेद कर दो, वीडियो को लाइक कर दे। इंडेक्स में आपको पूरी टाइमलाइन यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि हम कैसे क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, जैसे कि हर चीज़ में। उसके अलावा फिर मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, फिर उसके बाद नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महाकाव्य पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल और पौराणिक काल पढ़ेंगे। फिर जनपद काल पढ़ेंगे, फिर रामायण काल और महाभारत काल। फिर मध्य प्रदेश में महाजनपद पढ़ेंगे। फिर महाजनपद के बाद आपका मौर्य काल आता है, तो मौर्य काल देखेंगे। मौर्य काल के बाद आपका मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें शुंग वंश और सातवाहन वंश होते हैं, जो ब्राह्मण वंश रहते हैं। फिर उसके बाद आपका गुप्त काल आता है। फिर गुप्त काल के बाद आपका मध्य प्रदेश में कुषाण और शक, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में गुप्तोत्तर काल आता है, जिसमें वर्धन वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश दिखेगा। फिर मध्य प्रदेश में गुज्जर प्रतिहार वंश, फिर बुंदेलखंड का चंदेल वंश, फिर मालवा का परमार वंश, मध्य प्रदेश में कलचुरी राजवंश, फिर मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के अन्य राजवंश। तो आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। ये हमारी मैराथन क्लास होने वाली है, तो करीब ये आपको 2 से 3 घंटे की शायद हो सकती है, या 2 घंटे की भी हो सकती है, या 1 घंटे की भी हो सकती है। अब जितना टाइम लगेगा पूरा संपूर्ण प्राचीन इतिहास को करने में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। इधर मध्यकालीन है, जब मध्यकालीन पढ़ेंगे, जब मध्यकालीन टाइमलाइन देखेंगे, फिर आधुनिक पढ़ेंगे तो आधुनिक देखेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास आपके सामने दिख रहा होगा। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकाल और आधुनिक। अब हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास करने जा रहे हैं, तो करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूंगा मैं, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास पुरातन संस्कृति पाषाण युगीन है। इस समय मानव पशुओं के भांति जंगलों और गुफाओं एवं पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। इस काल के साक्ष्य हमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों का प्राप्त होता है, ठीक है। पहली बात याद रखना है कि मध्य प्रदेश का प्राचीन जो इतिहास है, इस काल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो इस काल के साक्ष्य हमें पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक इतिहास को हम लिपि लेखन कला के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। अब वो 3 भाग कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक में हम इस समय क्या हुआ था, लिपि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। पहली बात ये आप इतिहास में भी पढ़ोगे। अतः इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोत ही हमें प्राप्त हो सकती है। इस काल की जानकारी हमें बस पुरातात्विक जो स्रोत है वहीं से ही प्राप्त हो सकती है। फिर उदाहरण क्या है, जैसे पुरापाषाण काल से महापाषाण काल तक का इतिहास, ठीक है। फिर आगे ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि और लेखन का क्या हो गया था, प्रचलित हो गई थी, लेकिन लिपि अभी तक इसको हम पढ़ नहीं पाए, अब पढ़नी है आपकी। अतः इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोत से ही प्राप्त होती है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके उदाहरण हड़प्पा और वैदिक काल आपको देखेंगे। फिर ऐतिहासिक काल, इस समय की लिपि लेखन भी कला थी और इसे हमने पढ़ भी लिया है। इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक से भी मिलेगी, साहित्य स्रोत से भी मिलेगी, ठीक है। जैसे उदाहरण महाकाव्य से लेकर आगे का इतिहास। साहित्य मतलब कोई किसी रचना के द्वारा हमें मिल जाएगी, ठीक है। पुरातात्विक कहीं पे सिक्के मिल गए, कहीं पे गुफा मिल गई, यहाँ से हमको देखने को मिलेगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित विवरण। तो सबसे पहले याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित विवरण में तो इस काल का जनक किसे कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक तो डॉक्टर प्राइमरोज को, ठीक है, डॉक्टर। फिर यह वह काल है जब लिपि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। ऊपर पढ़ के आए तथा इसकी जानकारी हमें सर्वप्रमुख स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलेंगे। इस काल को हम एक और किस नाम से जानते हैं अन्य, तो पाषाण युग या प्रस्तर युग से भी जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का जनक डॉक्टर प्राइमरोज है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। प्राग ऐतिहासिक युगीन बस्तियों के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
इसके प्रमुख स्थल भीमबेटका, आदमगढ़ और खेड़ीनामा आपको दिखेंगे। कौन कौन से दिखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में आपको? तो भीमबेटका, आदमगढ़ और खेड़ीनामा आपको दिखेंगे। अब इनकी खोज भले बाद में हो गई थी, लेकिन ये उस समय भी थे तो अभी थे। अब आदमगढ़ की खोज किसने की थी? ठीक है, आदमगढ़ की खोज, और उसके अलावा आपको क्या दिखेगा? भीमबेटका और खेड़ीनामा। तो आपको आदमगढ़ की खोज की थी आरबी जोशी ने, आरबी जोशी ने। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप आगे भी देखने को मिलेगा। फिर भीमबेटका की वीएस वाकणकर, ठीक है, विष्णुधर वाकणकर। ये आपका एमपीपीएससी ने यहाँ से पूछा भी गया प्रश्न है। अब इसके आगे अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी वर्गीकृत कर रखा है। अब कैसे? एक इसका काल उपभाग है, जिसे आप मानते ना कि ये पिता है, तो पिता के क्या एक ही बेटा थोड़ी होता है, 3-4 बेटे भी होते हैं, तो इससे मान के चलो ये 3-4 बेटे हैं इसके, ठीक है। कैसे? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण, ठीक है। और इसके बाद ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल भी आता है। अब इसके ही बीच में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के इसमें उत्तर पाषाण युग भी आता है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश ग्रंथ में आपको दे रखा है। इसके बीच में आप चाहो तो एक और नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन नहीं मतलब मैं बता रहा हूं आपको, तो बस ये वीडियो देखना है। क्या आता है? उत्तर पाषाण काल। इसका हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं नुक्की, ठीक है। तो समझ में आया प्राग ऐतिहासिक काल को कितने? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल। इसके बीच में उत्तर पाषाण काल भी हमको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल की हम बात कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले इसका समय तो 10 लाख से हमको क्या याद रखना है? 10 लाख से 10,000 बीसी तक, ठीक है, 10,000 बीसी। बीसी मतलब आपको सभी को पता है इतिहास में बिफोर क्राइस्ट, ईसवा पूर्व। भारत में प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे पूरा पाषाण काल के? तो भारत में हमको मिले थे तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के पलवरम में मिले थे, जिसे रॉबर्ट बुशफ्रूट ने प्राप्त किए थे। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा पाषाण काल के सर्वप्रथम भारत में कहाँ मिले थे। फिर अब एमपी की भी बात करेंगे। इस समय जीवन काय पे था तो शिकार पर निर्धारित था। इस काल को आखेट एवं खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। इस काल का सर्वप्रमुख स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? तो नर्मदा घाटी, रायसेन और भीमबेटका। अब आप लोगों के लिए मैं मैप लेकर आया हूं यहाँ पर, तो मैप में हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन कौन से इसके स्थल हो जाएंगे? नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी आपको यहाँ से ये दिखेगी, ठीक है, ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। उसके अलावा दूसरे नंबर पे क्या था आपका? तो उसके रायसेन में स्थित कौन सा हो जाएगा आपका? भीमबेटका। तो रायसेन जिला कहाँ पर है? ये आपका भोपाल, ये रायसेन, तो यहाँ पर भीमबेटका, ठीक है, यहाँ भीमबेटका, ये नर्मदा घाटी। उसके अलावा क्या देखने को मिला था यहाँ पर? तो ये दो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। अब वापस आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल में औजारों को तकनीक के आधार पर 3 भागों में बांटा है। अब पूरा पाषाण को भी औजारों के इस पर 3 भागों में बांटा है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उच्च पाषाण काल। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको? कोई पिता है, उसके इतने बेटे हैं। अब उस एक जो बेटा है उसके भी 3 बेटे हो गए, ठीक है, 3 बेटे इसके भी हो गए। तो आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले हमने क्या देखा? प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद इसमें हमने क्या देखा? तो उसके बाद हमने प्राग ऐतिहासिक के बाद इसमें देखा पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी औजारों के इसमें 3 में भागा, ठीक है। पहला कौन सा था? तो निम्न पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा आपका उच्च पाषाण काल। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एक को। निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय 10 लाख से 1 लाख बीसी तक था, ठीक है। उसके अलावा इस समय जनजाति का स्वरूप संस्कृति था। इस समय का सर्व प्रमुख मानव कौन था? तो आपको दिख रहा होगा क्या हो जाएगा? निरेठ, समझ में नहीं आ रहा, निएंडरथल, ठीक है, पढ़ लेना आपके हिसाब से जो भी है, ऐसा ये पूछा तो नहीं जाएगा। इस समय मानव गुफाओं कंदराओं में निवास करते थे, ठीक है। इस समय शिकार काय पे था? शिकार एवं मांस के भक्षण पर भोजन प्राप्ति के साधन थे। हैंडेक्स जिसे हम हस्त कुठार बोलते थे, ठीक है, और एवं विदर्णी इस समय के प्रमुख औजार थे। होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर मध्य नर्मदा घाटी, नरसिंहपुर के भूतरा, मंदसौर, होशंगाबाद, महादेव एवं पिपरिया क्षेत्र, चंबल घाटी, इस क्षेत्र के प्राप्त साक्ष्य किसके? निम्न पुराण पाषाण काल के। अब मध्य पाषाण काल के तो 1 लाख से 40,000 बीसी, इस संस्कृति का जनजाति के ही था।
इस समय सर्वप्रमुख होमो इरेक्टस नामक व्यक्ति आ गया था। ठीक है, इस समय भोजन शिकार एवं मांस पर आधारित था, यहाँ भी शिकार एवं मांस पर था। इस समय में जो गुफा एवं कंदराओं में निवास करने लगे थे, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके प्रमुख स्थल मंडला, सोन घाटी, मंदसौर, नाहरगढ़, सीहोर और भीमबेटका। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 बीसी। इस समय सर्वप्रथम मानव प्रजाति होमोसेपियंस हो गई थी। ठीक है, जो हम होमोसेपियंस है ना, ये इस संस्कृति में इस काल में जनजाति स्वरूप में थी। इस काल में भी शिकार और मांस पर प्रचलन था। फिर आग की खोज हुई थी कब? उच्च में। ठीक है, उच्च में याद रखना, आग की खोज हुई थी। फिर सोन घाटी इसके पर्याप्त साक्ष्य है। ये हो गए अपने पर्याप्त साक्ष्य। अब मध्य प्रदेश में फिर हम देखेंगे पुरापाषाण काल से संबंधित तथ्य। तो अभी हमने क्या देखा? पुरापाषाण काल देखा। पुरापाषाण काल में हमने क्या देखा? 3 भागों में इसको विभक्त कर रखा है। अब हम देख लेते हैं किस किस क्षेत्र की किसने की। अब तो इसके लिए हम अलग से मैप में देखेंगे। तो मैप में जब यहाँ पर बताते हैं किसकी खोज किसने की। अब मध्य प्रदेश में हम पुरापाषाण काल से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, अरुण सोनकिया ने क्या किया था? 1982 में नर्मदा घाटी के सीहोर में स्थित हथनोरा, एमपीपीएससी ने पूछा गया प्रश्न है, क्या खोजा था यहाँ पर? तो आपका विलुप्त हाथी, ठीक है, स्टेगार्ड और नर्मदेशिस मानव खोजा था। ठीक है, जिसमें खोपड़ी आपको देखने को मिलेगी, जिसे हमने नर्मदा मानव नाम दिया था। अरुण बीबी लाल ने ग्वालियर के निकट उत्खनन का कार्य कराया, पुरापाषाण कालीन औजार की प्राप्ति की। निसार अहमद ने सोन घाटी में उत्खनन करवाया, उनके पुरापाषाण काल औजारों को जैसे स्पेरेक्स, फ्लैक्स, हस्त कुठार की प्राप्ति की। जबलपुर के निकट बेड़ाघाट में अनेक पुरातात्विक पुरापाषाण कालीन आपके औजार मिले। फिर नर्मदा घाटी से प्राप्त साक्ष्य, स्तनधारी पशुओं के अवशेष कहां से मिले? नर्मदा घाटी से। होशंगाबाद में स्थित महादेव पहाड़ी के निकट पिपरिया से एचडी सांकलिया ने क्या ढूंढा? तो इन्होंने पुरापाषाण औजार की प्राप्ति की, एचडी सांकलिया और सुपेकर महादेव ने। फिर नरसिंहपुर से प्राप्त, नरसिंहपुर के भुतरा से पाषाण काल के हस्त कुठार, कंडक, गाडसे के साक्ष्य प्राप्त हुए। करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र आपके प्राप्त हुए। अब हम देख लेते हैं कि किस चीज की कहां पर किसने खोज की। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैप पर। ठीक है, कहां चलते हैं? मैप पर। ये मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैप हमारा पूरा नहीं है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर नया मैप बना लेते हैं अपने हाथ से। 1 मिनट रुकेगा। अब हम देखेंगे कि किसने कौन सी खोज की। ठीक है, किसने किसको ढूंढा। तो अब आपको दिख रहा होगा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। तो एक एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाली चीज देखेंगे। तो आप ये मान लो ये एमपी है। ठीक है, ये एमपी है। तब अपन यहाँ एमपी को ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? चंबल घाटी। तो ये यहाँ से चंबल घाटी आपकी जाती है। तो चंबल घाटी में आपको क्या याद रखना है? चंबल घाटी को आपको किसने खोजा? तो विष्णुधर वाकणकर, वीएस वाकणकर। ठीक है, दूसरी बात, इनके साथ एचडी त्रिवेदी ने खोजा। ठीक है, यहाँ पर जो मंदसौर है, मंदसौर को किसने खोजा? तो एचडी त्रिवेदी। ये 2 चीज यहाँ पे याद रख लो। इसके अलावा नर्मदा घाटी में याद रख लो, नर्मदा घाटी की खोज किसने की? तो नर्मदा घाटी में आपको याद रखना है कि आरबी जोशी, एचडी सांकलिया, मैक्राउन और सुपेकर। अब इसमें भी आपको क्या चीज याद रखना है नर्मदा घाटी में? तो सबसे पहले याद रखना आदमगढ़। आदमगढ़, आदमगढ़ की खोज किसने की? तो आरबी जोशी ने। फिर उसके अलावा नवदा टोली, जहाँ खरगोन में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर खरगोन में। तो नवदा टोली की खोज एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया। फिर सुपेकर, आपको सुपेकर और मैक्राउन भी याद रखना नर्मदा घाटी के बारे में। अब चंबल घाटी में आपको क्या याद रखना है? भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका आपकी रायसेन में। तो ये किसने खोजा? भीमबेटका आपकी। तो भीमबेटका आपका वीएस वाकणकर ने। ठीक है, विष्णुधर वाकणकर ने। इसके अलावा ग्वालियर की, तो ग्वालियर में बीबी लाल ने, बीबी लाल ने। उसके अलावा रीवा सतना क्षेत्र, तो रीवा सतना क्षेत्र में किसने करा उत्खनन? तो जे.आर. शर्मा ने, जे.आर. शर्मा ने। उसके अलावा सोन घाटी, तो ये सोन घाटी। तो सोन घाटी आपको याद रखना निसार अहमद और जे.आर. शर्मा। ठीक है, जे.आर. शर्मा और निसार अहमद, निसार
अहमद। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। वापस चलते हैं अपन। अब यहाँ पर भीमबेटका दिख रही होगी, अब्दुल्लागंज में अवस्थित है। उत्खननकर्ता वीएस वाकणकर 1957 में, बीबी लाल मिश्रा ने उत्खनन का कार्य करवाया। 1962 में यहाँ मानव शरीर की खोज की। साक्ष्य गुफाओं में पूरा पाषाणकालीन मानव के निवास के साक्ष्य, हस्त कुठार, विदर्णी, एल्यूसियन उपकरणों की प्राप्ति। अब इसके अलावा हम चलते हैं फिर मध्यकालीन में, ठीक है, मध्य प्रदेश का मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 से 7,000 बीसी याद रखना है। इस समय अत्यंत जो उपकरण थे अत्यंत छोटा हुआ करते थे, जिन्हें हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसको माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। तो आपको याद रखना मध्य पाषाण काल को। फिर 1867 में जीएल काइले ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति की। यह मध्य प्रदेश के पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। ये चीज याद रखना, मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य तो आपको याद रखना विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल। किसने खोज की थी? तो जीएल क्लाइन ने। ये पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल था। इस काल में जीवन निर्वाह काय पे था? पशु पर आधारित था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के साक्ष्य तो आपको याद रखना खेड़ीनामा, होशंगाबाद, जिसे हम नर्मदापुरम कर लेंगे अब, नर्मदापुरम। फिर आदमगढ़, नर्मदापुरम, भीमबेटका, रायसेन, होशंगाबाद के पंचमढ़ी में मध्य पाषाण युग के 2 शिलालेख प्राप्त हुए, जम्बूद्वीप और थोरद्वीप। तो ये आपको यहाँ पर आईएमपी कर लेना है। अब आदमगढ़ कहाँ पर है? तो ये आपको होशंगाबाद में उत्खनन आरवी जोशी ने किया था। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। राजस्थान के बागौर की तरह भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब नवपाषाण काल आ जाता है, तो इसका समय 7 से 4000 बीसी। इस काल में जीवन क्या हो गया था? आपका कृषि पर निर्वाह हो गया था। उपकरण कैसे हो गए थे? छोटे और नुकीले हो गए थे। उपकरण निर्माण में प्रस्तर, सींग, हड्डी, हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था। उपकरण में हैंडेक्स का भी प्रयोग मिलता था। इस काल में निम्न परिवर्तन दिखे। आग पर नियंत्रण हो गया। खोज तो कहां पर कर ली थी? आपकी आग की खोज कर ली थी आपके उच्च पुरापाषाण काल में ही कर ली थी, लेकिन नियंत्रण आपका नवपाषाण काल में हुआ। कृषि कार्य स्थायी जीवन की शुरुआत कहां से होती? नवपाषाण काल से। पके हुए मांस का भोजन के रूप में प्रयोग आरंभ हुआ यहाँ से, जिसके साक्ष्य हमें बेरागढ़ से मिलते हैं, भोपाल के निकट। प्रमुख औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, गन, बसूला, रजक, ओक आदि देखने को मिलेंगे। अब नवपाषाण काल के बाद मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है। तो नवपाषाण काल प्रमुख स्थल कौन से हो जाएंगे? तो पहला तो एरंड सागर, जेतवारा, भेड़ाघाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट, हट्टा दमोह, मामा भांजा सैला से, सोन घाटी, बंस नदी, संग्राम घाटी, भोपाल के नवेरी गुफा, श्यामला हिल्स, बेरागढ़। अब आप बहुत कंफ्यूजन हो रहे होंगे कई में आपको कंफ्यूजन हो रहा, पूरा पाषाण काल के कौन से साक्ष्य से, नव पाषाण काल के कौन से साक्ष्य से, ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन कर रहे होंगे। मध्य पाषाण काल के कौन से साक्ष्य से, तो इनकी हम एक लिस्ट बाद में जब देख लेंगे, ये आपका टॉपिक खत्म होगा जब। अब नव पाषाण काल के बाद हमारे मध्य प्रदेश में एक तो ताम्र पाषाण काल आता है और एक महापाषाण काल आता है। तो ताम्र पाषाण काल आपका उत्तर भारत में था और दक्षिण भारत में महापाषाण काल था। अब ताम्र पाषाण काल की बात करें तो इसमें क्या, इस काल के अधिकांश साक्ष्य उत्तर भारत में मिलते हैं, ठीक है। उत्तर भारत किससे बोलते हैं आपको पता होगा, ये भारत का मैप बना लिया अपन ने, ठीक है। तो उत्तर भारत आपको मध्य प्रदेश से नीचे वाला और ऊपर वाला उत्तर भारत। यहाँ पर तांबा, पत्थर, हड्डी के उपकरणों का प्रयोग के साक्ष्य होते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख ताम्रकालीन बस्तियां निम्न है, तो ये आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक एक आपको याद रखना है। पहले तो ये देख रहे थे नव आपकी जो ताम्र पाषाण काल है, यहाँ पर कौन कौन सी बस्ती देखने को मिली थी, ठीक है। अब ये नव पाषाण काल का ही आपका क्या होता है, रूपांतरण होता है ताम्र पाषाण काल। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके ताम्र पाषाण काल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कायथा। मैप खोल लेते हैं, ये नया मैप है एमपी का, आपको जो यहाँ पर मेहर जिला, पांडुना जिला, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तीन आपके जो नए जिले हैं ना, कौन कौन से थे मालूम है ना आपको, एक तो मेहर जिला बना था, एक मऊगंज बना था, एक आपका पांडुना बना छिंदवाड़ा से अलग होकर। तो ये तो बाद में देखेंगे हम, अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास में देखेंगे जब आधुनिक भारत में आ जाएंगे, वहां जाके हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले कायथा याद रखना है, कायथा का उज्जैन, तो उज्जैन का यहाँ पर है। उज्जैन में आपको कितनी चीज दिखेगी, तो उज्जैन में 2-3 चीज आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, सबसे पहले याद रखना कायथा,
दूसरा यहाँ पर ही नागदा, ठीक है, नागदा सिटी का नाम है, आपको पता है। तो नागदा में आपको क्या अभी हाल ही में जिला घोषित किया था, लेकिन बना नहीं है। इसके अलावा डांगवाला, ये आपको देखना है, ताम्र पाषाण में, ठीक है, कायथा, नागदा, डांगवाला। उसके अलावा धार में क्या दिखेगा, तो धार में याद रखना खलघाट। उसके अलावा मंदसौर में क्या दिखेगा, तो अवारा, ठीक है, अवारा या आवरा, ठीक है, अवारा नहीं आवारा कर लो, या अवारा, ऐसा कुछ है नाम इसका। उसके अलावा इंदौर में क्या दिखेगा, तो इंदौर में आजाद नगर, इंदौर में क्या दिखेगा आपको, आजाद नगर। इसके अलावा अब अपन नीचे चलते हैं खरगोन में, ठीक है, खरगोन में आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा आपको कसरावदा, कसरावदा। उसके अलावा खरगोन के महेश्वर में क्या दिखेगा आपको, तो यहाँ पर महेश्वर में दिखेगा आपको नवदा टोली। उसके अलावा होशंगाबाद नर्मदापुरम में क्या दिखेगा, तो नर्मदापुरम में आपको दिखेगा खेड़ीनामा। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना अलग मैप से, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर चीजें याद हो, ठीक है। बालाघाट में क्या दिखेगा, और ये आपका इंपोर्टेंट भी है, तो डोंगरिया। अब ऊपर चलते हैं, तो सागर में क्या दिखेगा, सभी को पता है एरंड, ठीक है, क्या दिखेगा, एरंड। सागर में क्या दिखेगा आपको, एरंड। अब विदिशा में क्या दिखेगा आपको, तो विदिशा में बेसनगर, ठीक है, बेसनगर। इसके अलावा और कुछ बच रहा है, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ यहाँ पर बच रहा है। अब इसकी हमें एक एक चीज यहाँ पर देखना है, तो ये अब अपन वहां पर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको दिख जाएगा एक एक चीज यहाँ पर क्या क्या है। मैपिंग से तो आपको याद हो गई होगी कौन सी चीज कहां पर है। अब कायथा, सबसे पहले कायथा कहां पर है, उज्जैन में। कहां पर, तराना तहसील की छोटी काली कौन सी नदी के, तो काली सिंध नदी के पास। खोज वीएस वाकणकर ने 1964 में। विशेष क्या है इसमें कि मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रपाषाण बस्ती मानी जाती है। साक्ष्य तांबे की चूड़ी, बर्तन, कुल्हाड़ी और तांबे व पत्थर से निर्मित छेनी। नवदा टोली महेश्वर में, खननकर्ता एचडी सांखलिया, ठीक है। नागदा चंबल में किसने खोजा, अमृत पांडे ने, चंबल नदी के किनारे, आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पर और है एरंड, तो कहां पर है, बीना नदी के किनारे। प्राचीन नाम एरिकेंड था। उत्खनन किसने किया, तो कृष्णदत्त वाजपेयी। इसके दो साक्ष्य मिले प्रमुख, तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य आपको तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े और चित्रित धूसर मृत भांड। अब गुप्त काल के भी यहाँ से साक्ष्य मिले, तो भानुगुप्त का जो एरंड था, ठीक है, एरंड अभिलेख, उसमें सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। बेसनगर विदिशा, जिसे हम भेलसा भी बोलते थे, ठीक है, विदिशा में बेतवा नदी के किनारे। खोज करका डीआर भंडारकर, ठीक है, भंडारकर, लेकिन मुख्य उत्खनन एच लेखे। तो यहाँ पे याद रख लेना, दोनों में से जो आता है वो आपको यहाँ पर कर देना। आवारा तो मंदसौर में स्थित है ताम्रपाषाण। इसकी खोज किसने की थी, तो खोज यहाँ पर नहीं है, इसका लिख लो आप खोज, एच वी त्रिवेदी, एच वी त्रिवेदी, ठीक है। इसके अलावा अन्य क्या थे आपके पास, तो डांग वाला कहां पर है, उज्जैन में देखने को मिला आपको, ठीक है, डांग वाला उज्जैन में। अवारा मंदसौर खेड़ीनामा होशंगाबाद में देखने को मिला आपको, खेड़ीनामा। फिर खलघाट धार में, इंदरगढ़ आपको मंदसौर में, इंदरगढ़ मां मंदसौर में कर लेना एक और। फिर खसरावदा खरगोन में, खसरावदा खरगोन में। फिर आजाद नगर इंदौर में, डोंगरिया बालाघाट में। तो ये प्रमुख आपके ताम्रपाषाण कालीन स्थल हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब मध्य प्रदेश में हम देख लेते हैं महाकाव्य। इस काल में अधिकांश साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, तो दक्षिण भारत में मिलते हैं, एमपी में ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस काल का नामकरण कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाने के कारण हुआ है। इन कब्रों में लोहे के औजार व घोड़े के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव धूसर उपकरणों का प्रयोग हुआ। मध्य प्रदेश में इस काल से बहुत ही कम साक्ष्य मिले, जो है निम्न प्रकार है। तो कौन से हैं, यही हम मैप बना के देख लेते हैं, क्यों दूसरी जगह जाएं हम, ठीक है। तो पहला तो ग्वालियर, दूसरा इसके पास में भिंड, ठीक है, ये भिंड हो जाएगा, ये ग्वालियर हो जाएगा, चलो ये ग्वालियर, ये आपका भिंड। फिर रीवा, फिर आपका सिवनी, फिर आपका मुरैना। ये इतने ही आपको यहां से दिखेगा।
तो अभी हमने मध्य प्रदेश का क्या खत्म कर लिया है, मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक हमने खत्म कर लिया है। अब हम आ गए मध्य प्रदेश के आगे ऐतिहासिक काल पर। अब इस काल में भी मध्य प्रदेश से ज्यादा साक्ष्य नहीं देखने को मिले हैं। इस काल में लिपि लेखन की कला का विकास तो था, लेकिन लिपि अपठनीय, अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। अतः इस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक ही है हमारा। इसमें उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता एमपी में नहीं मिलती, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल तो नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल का अपन को मिलता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी एमपी में नहीं मिलती, ऋग वैदिक काल भी नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग वैदिक काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक संदर्भ में प्राप्त नहीं होते, हमें काय के होते उत्तर वैदिक काल के। तो अब हम क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक काल। तो स्टार्ट करते हैं अब मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल याद रखना 1000 से 600 BC। उसके अलावा उत्तर वैदिक काल का उल्लेख मिलता है कि आर्यों ने विंध्य पर्वत को पार किया। पहली बात, आर्यों का क्या, विंध्य पर्वत को उन्होंने पार किया। मध्य प्रदेश में इस काल के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल ग्रंथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथों और अरण्यकों से प्राप्त होते हैं। प्रमुख साक्ष्य हमें कहाँ से मिलने को देखे, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण, महर्षि अगस्त्य, कौशिकी उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, इनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनमें क्या क्या देखने को मिला, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बोला गया कि निषाद जो जनजाति थी, ठीक है, निषाद जो थी, और अनार्य का उल्लेख हुआ जो मध्य प्रदेश के घने वनों में निवास करते थे। निषाद और अनार्य, अनार्य कौन थे, आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने इनको अनार्य नाम दिया था। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ही देखने। फिर महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यादवों का एक समूह जो नर्मदा नदी घाटी में आकर बसा, यहीं से मध्य प्रदेश में आर्यों का आवागमन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में आर्यों का आवागमन प्रारंभ हुआ, यह हमें कहां से पता चलता, तो महर्षि अगस्त्य से, ठीक है। कौशिकी उपनिषद, तो विंध्य पर्वत का उल्लेख इसमें किस नाम से किया गया है, तो अपरोक्ष पर्वत के रूप में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा का उल्लेख रेवोत्तम अर्थात रेवा नदी के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखना है। अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम रिवीजन के हिसाब से इसको पढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको वीडियो 1 से 2 बार देख लेना है, ठीक है। बोरिंग हो रहे होंगे आप तो XX में कर लीजिएगा इसको। फिर अब हमको जाके देखना है पौराणिक कालखंड। अब पौराणिक कालखंड तो आपको अच्छे से पता होगा, उसके बाद ही इसको आप कर पाओगे। तो जैसे आपने मनु का नाम सुना होगा, ठीक है, मनुस्मृति, तो वैसे ही व्यवस्थक क्या है, व्यवस्थवत, मनु के पुत्र कौन होते थे, तो कारुस थे। कौन थे आपके, कारुस। इन्होंने कहां पर राज किया, बघेलखंड क्षेत्र में, जिसमें कारू वंश की स्थापना की। फिर मनु की पुत्र थी कौन, इला। इला का विवाह किससे हुआ, सोम से हुआ। सोम के पुत्र पूर्वा ने बुंदेलखंड के क्षेत्र में एल साम्राज्य की स्थापना या विस्तार किया। पूर्वा के वंशज ययाति थे। अपने पुत्र यदु को मध्य प्रदेश, चंबल, बेतवा, सुक्तिमती, केन नदियों का आसपास का क्षेत्र प्रदान किया। यदु ने यादव वंश की स्थापना की और बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। फिर यदु के कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। एक था कोष्टक और दूसरा पुत्र सहजित, ठीक है, सहजित्र। कोष्टक के वंशज यादव कहलाए और सहजित के वंशज हैय कहलाए। अब अपन आगे इनको पढ़ेंगे जब हैय वंश पढ़ेंगे, ठीक है, एमपी में, तो इनको हम आगे वहां पर पढ़ेंगे। मंदा का इच्छाकु वंश का राजा थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इनका विवाह एल वंश की राजकुमारी बिंदुमती से हुआ था, ठीक है। फिर मंदाता के 3 पुत्र थे। कौन कौन थे, एक पुरुकुत्स, एक अम्बिरीप, एक मुचुकुंद, 3 पुत्र थे। तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में गंधर्वों के व दक्षिण क्षेत्र में नागों का शासन था। बाद में इन दोनों के मध्य आपस में संघर्ष भी हुआ। फिर मुचुकुंद जो था ये इच्छाकु वंश का शासक था, जिसने मंदाता का पुत्र था और इसने ही मंदाता का नाम मंदाता नगरी किया था, ठीक है, ओंकारेश्वर का नाम किसने किया था, तो ये आपका मुचुकुंद ने किया था। मंदाता कौन था, तो मंदाता इसका पिता था। फिर परवर्ती काल में हैय शासकों ने इस क्षेत्र में पर्याप्त अभिवृद्धि की। कुछ विद्वान यहाँ पर पुरुकुत्स को रेवा के पुत्र के रूप में और मुचुकुंद का उल्लेख करते हैं, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में पुरुकुत्स और मुचुकुंद इच्छाकु वंश के शासक मंदाता का पुत्र बताया गया है। तो मेरा मानना है कि ये वाला जो आपको पौराणिक कालखंड दिखेगा, तो इसमें आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जा भी रहा है तो इसको छोड़ देना, दिक्कत मत लेना, बस मुख्य चीज याद रख लेना। जैसे एक मंदाता कौन थे, तो इच्छाकु वंश के थे। मंदाता के 3 पुत्र थे, मुचुकुंद थे। मुचुकुंद ने किसकी स्थापना की, मंदाता नगरी ओंकारेश्वर की।
फिर महिष्मती, ठीक है, जो आप देखते हो काय में मूवी आई थी ना आपकी, कौन सी, कटप्पा वाली, नाम ही नहीं याद आ पा रहा है, ठीक है, बाहुबली। तो हे वंश का शासक था। उल्लेख मिलता है कि इसने इच्छाकु वंश शासक मुचंद को हरा पराजित कराया। उसने नर्मदा के किनारे महिष्मती महेश्वर शहर स्थापना की। ओंकारेश्वर की मंदाता मुचुकुंद ने किया और महेश्वर की महिष्मती ने की। कीर्तिवर्जुन कौन थे? तो ये हे वंश के प्रथावी शासक थे। इनका अन्य नाम जो हम देखते हैं सहस्त्र बाहु अर्जुन या सहस्त्र अर्जुन। कार्कोटेक्स के युद्ध में इसने अनूप देश निमाड़ में शासक को हराया। अब नागों और गद्धों के संघर्ष हुए, इनको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर जयवर्धन देख लो, राजा अवंती देख लो। जयवर्धन कौन था? कीर्तिवर्धन अर्जुन का पुत्र था जिसने उज्जैनी को जीता था। जयवर्धन के वंशज वित्रिहोत, कुंडीकेर और बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया। ये कुंडीकेर वही है दमोह वाला, ठीक है। फिर राजा अवंती जय ध्वज का पुत्र था जिसने मालवा के क्षेत्र में शासन किया। उसने उज्जैनी का नाम अपने नाम अवंती पर रखा। अब इसके अलावा वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा मिलता है, चंबल का नाम चरमावती मिलता है, केन का नाम सुक्ति मिलता है। ये आईएमपी हो जाता है आपका। इच्छाकु वंश के शासक दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिणी घने वनों में विस्तृत था। दंडक के नाम पर ही दंडकारनी कहलाए, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बस्तर में विस्तृत है। इसी समय विदर्भ के शासक भीमरथ ने अपनी पुत्र दयावंती का विवाह नरवर शिवपुरी के शासक नल से कर दिया था। अब मध्य प्रदेश में हम जनपद काल देख लेते हैं। ये वाला काल मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, ये बहुत कमों को ही समझ में आता है, तो इसमें आप लोग ज्यादा अपना दिमाग ना खपाए तो ही अच्छा है। बस जो मुख्य मुख्य चीजें वो आपको याद रख लेना है इसमें। अब हमको मध्य प्रदेश में जनपद काल देखना है, फिर महाजनपद काल अलग आएगा। जनपद कालों को ही मिला के क्या हुआ था, आपके 12 महाजनपद बने थे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों की यह जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल से पहले मध्य प्रदेश में प्रमुख जनपद थे। अब कौन कौन से प्रमुख जनपद आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अब अपन यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन एक मैप बना लेते हैं। ये आपका मैप हो गया। अब आपको क्या, टुंडीकर, तो ये दमोह, ठीक है, दमोह में, यहाँ मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ देख लेना, टी लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको लोकेशन याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अनूप, तो निमाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला क्षेत्र निमाड़ वाला क्या हो जाएगा, अनूप। फिर दसाण, तो ये विदिशा, दसाण विदिशा। फिर अवंती, तो उज्जैन, ठीक है, अवंती उज्जैन। फिर त्रिपुरी तेवर, तो जबलपुर, जिसे हम जेबीएल बोलते हैं। फिर आकार, मालवा का पूर्वी भाग। अब मालवा कौन सा, ये वाला, तो इसका पूर्वी भाग आकार, इसको अपन स्टार लगा लो, अलग से याद कर लेना। वत्स, ग्वालियर। फिर नलपुर, शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी यहाँ पर। फिर चेदी, खजुराहो, तो चेदी आपको कहाँ दिखेगा, खजुराहो में, ठीक है, ये यहाँ पर चेदी। तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए आपके, एक तो दसाण हो गया विदिशा में, चेदी हो गया, ठीक है, छतरपुर में, सॉरी खजुराहो में, ठीक, आपका टुंडीकर दमोह में हो गया। इधर जबलपुर आपका तेवर हो गया, ये निमाड़ अनूप हो गया वर्तमान का। शिवपुरी को पुराने जमाने में क्या बोलते थे, शिवपुरी को, तो शिवपुरी को नलपुर, ठीक है, राजा नल के नाम पर। वत्स, ग्वालियर। इतनी चीज आपको याद रखना। अब इन सबको मिला के मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, आपका जनपद काल आ जाएगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल, तो अभी जनपद काल तो इसके बाद आएगा, अभी तो जनपद ही चल रहे थे। अब ऐतिहासिक काल में हमको क्या देखने को मिलेगा, रामायण काल और महाभारत काल। रामायण काल और महाभारत काल में भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। यह वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और इन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सकता है। उदाहरण महाकाव्य काल से लेकर बाद का इतिहास। महाकाव्य काल के साक्ष्य में 2 रूपों में मिलते हैं, रामायण काल और महाभारत। रामायण काल में क्या क्या देखने को मिलेगा, रामायण काल का संबंध काय से, सबसे पहले याद रखना त्रेता युग से। मध्य प्रदेश में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त है। इस काल में तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख मिलता है, पहली बात याद रखना। चित्रकूट में भी इस समय पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। फिर राम जी मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहाँ दंडक वन के दंडकारणी क्षेत्र बस्तर में सीता हरण का उल्लेख मिलता है। राम के पुत्र कुश ने दक्षिणी कौशल छत्तीसगढ़ पर शासन किया। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रु घाटी ने विदिशा पर शासन किया और शत्रु घाटी
राजधानी कुशावती बनाया। अब एमपी से रिलेटेड तो बहुत कम दिखेगा आपको, एमपी से छत्तीसगढ़ उधर चले गया तो छत्तीसगढ़ में आपको ज्यादा दिखेगा। चित्रकूट में रामायण काल में इस समय मध्य प्रदेश में साक्ष्य प्राप्त हुए। राम ने माँ सीता के एवं लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के कुछ समय यहीं व्यतीत किए थे। इसके साक्ष्य में रामघाट भरत मिलाप मंदिर के रूप में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में महाभारत काल, तो महाभारत काल का संबंध द्वापर युग से, त्रेता युग से आपका रामायण काल, महाभारत द्वापर युग, इसके भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। यदुवंशी नरसों ने निमाड़ देश अनूप देश पर शासन किया। बिंदु इस काल का अवंतिका के शासक थे। अन्य बिंदु इस काल के विदिशा के शासक थे। पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय मध्य प्रदेश के घने वनों में बिताया था। और इस काल के प्रमुख जनपद विदिशा हम देख चुके हैं, ठीक है। विदिशा का क्या नाम था? दसाण। महिष्मती तो महेश्वर हो जाएगा, ठीक है। अवंती उज्जैनी, कुंतल, दसाण, चेदी, विराटपुरी, विराटपुरी सोहागपुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। महाभारत युद्ध तो बोला जाता है कि द्वापर युग में कौरवों पांडवों के मध्य लड़ा गया। महेशपति, अवंती, विदर्भ के निषादों ने कौरवों का साथ दिया और दर्शान और वत्स काशी मत्स्य चेदी ने पांडवों का साथ दिया। अब अवंती, ये अब आपको मैप पता है यहाँ पर, ठीक है। तो अवंती, महेशमती, विदर्भ, ठीक है, ये वाला विदर्भ वाला जो क्षेत्र है, और निषादों ने किसका साथ दिया? कौरवों का। और पांडवों का किसने दिया? ये वत्स, दसाण, विदिशा में, मत्स्य, चेदी, इन्होंने पांडवों का साथ दिया। तो अभी हमारे यहाँ खत्म होता है। अब मध्य प्रदेश में महाजनपद काल हम देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में प्रमुख दो आपकी जनपद काल देखने को आपको मिलती है, एक तो आपको अवंती और दूसरी चेदी। अब मैप आपको बना के दिखाने की यही देख लेते हैं, ठीक है। इधर वाला आपका अवंती और इधर वाला आपका चेदी हो जाएगा, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय है। हमें जैन धर्म भागवत सूत्र और बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय से क्या मिलते हैं? 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है, 12 नहीं 16, ठीक है। उस समय मैंने 12 बोल दिया था, तो 16 है। 16 में से दो कौन से? तो मध्य प्रदेश में थे, अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। अब अवंती महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। तो अवंती महाजनपद में सबसे पहले चंबल और नर्मदा के मध्य स्थित था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कहां पर था? नर्मदा और चंबल के बीच। 16 जनपदों में से एक आधुनिक मालवा में स्थित था। दीपवंश में उल्लेख मिलता है कि राजा अच्युतगामी ने उज्जैन नगर की स्थापना की। चीनी हेनसांग ने उज्जैन का उल्लेख उसेयना के रूप में किया। 2 प्रशासनिक इकाइयां थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इसकी राजधानी उज्जैन थी और इसकी महिष्मती थी। अब मैं आपको बता के आ चुका हूं आगे कि महिष्मती जो था शहर, इसकी स्थापना किसने की थी। इस समय के प्रमुख बौद्ध केंद्र सुदर्शन और कौन से हो जाएंगे? कुरार घार हो जाएंगे, ठीक है। अवंती महाजनपद के प्रमुख जनपद कौन से थे? तो वत्स, अनूप, नलपुर, ठीक है। तो ये अवंती में आपके कौन से आ जाएंगे? तो ये एमपी का मैप आपको वापस दिख रहा होगा यहाँ पर। एक तो निमाड़ वाला क्षेत्र, एक ग्वालियर वाला क्षेत्र और एक आपका शिवपुरी, ये वाला। तो ये आपके काय में आ जाएंगे? अवंती में। अब अवंती में राजा महाराजा भी हुए होंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा जानकारी अपन को नहीं रखना है, जो मुख्य है वही रखना है। अब सबसे पहले चंद्रप्रभोत याद रखना है। तो ये अवंतिका का क्या था? प्रतापी शासक का, जिसे हाथी कला का पालन का विशेष था। ये किसके समकालीन था? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। मगध के समय यहाँ कौन बैठा था? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्या बोला था? इतिहास आप पढ़ के आना, वरना माथा फोड़ोगे कि ये कहाँ से क्या आ रहे हैं। तो अब मगध उस समय हो गया था, तो वहां पर कौन था? बिंबिसार आपका थे, ठीक है। और इससे कैसे संबंध है? तो मित्रवत संबंध थे। बिंबिसार ऐसा होता है कि उसको पांडु रोग बीमारी हो जाती है। अब पांडु रोग क्या होता है? तो ये पीलिया होता है, ठीक है। क्या होता है? पीलिया होता है। तो इसके लिए क्या किया गया था? बिंबिसार को बीमारी हो जाती है, ठीक करने के लिए राजवैद्य भेजा था। उसका नाम क्या था? जीवक। किसने भेजा था? तो चंद्रप्रभोत ने भेजा था। और जीवक ने इस पांडुरोग को ठीक किया। इसके बदले में बिंबिसार ने उसको क्या दिया? 500 हाथी उपहार दिए। अब चंद्रप्रभोत के उत्तराधिकारी गोपालक हुए, पालक हुए, आर्यक हुए। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध पर शासक बनता है, ठीक है। इधर आपको याद रखना है, ये तो अवंती अलग है और ये मगध अलग है। यहाँ पर पहले बिंबिसार था और यहाँ पर आपका उस समय कौन सा? चंद्रप्रभोत। अब ये तो दोनों का भी शासन चलेगा। अब इसके बाद बिंबिसार के बाद कौन बनता है? तो यहाँ पर अजातशत्रु बनता है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कौन बनेगा आपका? तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बना और अवंती के मध्य तनावपूर्ण संबंध की शुरुआत हुई। कालांतर में मगध के नागवंशी
शासक शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। किसको मिला लिया? अवंती को मगध में मिला लिया। किसने मिलाया? शिशुनाग ने। उल्लेख मिलता है कि शिशुनाग की पहली राजधानी मगध और दूसरी राजधानी क्या हुआ करती थी? विदिशा हुआ करती थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंदी वंश शासक महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी और अवंती को नंद वंश के क्षेत्र से शामिल कर लिया। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि किसने किसको शामिल कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले मगध में नागवंशी शासक कौन आया? शिशुनाग आया। इसने क्या किया? अवंती को मिला लिया। अब वहां के उस समय राजा कौन थे? तो अवंती के उस समय राजा नंदीवर्धन थे। ठीक है, अब जब उसने, जैसे आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं बता दूं, ये मान लो आपका अवंती है और यहाँ पर क्या है? अवध है। ठीक है, अवध आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या अवंती में कौन थे? तो नंदीवर्मन। कौन थे? नंदीवर्मन। नंदीवर्धन या वर्मन, वर्धन कर लो, नंदीवर्धन थे। और यहाँ पर कौन थे आपके? जो नागवंश के, शिशुनाग वंश के शासक थे। ठीक है, शिशुनाग के, मगध में शिशुनाग था। तो शिशुनाग ने इसको हराकर अवंती को क्या कर लिया? अपने अंदर मिला लिया। अब चेदी महाजनपद की स्टोरी सुन लो कि ये 16 महाजनपदों में से एक थी। कहाँ पर थी ये? तो पूर्वी बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड आपको मैप याद होगा। ठीक है, ये वाला इलाका बुंदेलखंड वाला आ जाता है आपका यहाँ पर। इसमें प्रमुख कौन सी थी? एक दमोह में तुंडीकर और विदिशा में दसाण। ये दोनों को मिला के आपको याद रखना है। भौगोलिक दृष्टि से यमुना व विंध्य पर्वत के मध्य स्थित है। यहाँ यमुना जाती है और ये विंध्य पर्वत है आपका, इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पर भी शिशुपाल हुआ करता था एक शासक। ये चेदी महाजनपद का प्रसिद्ध शासक था। भिंड और चंदेरी के क्षेत्र में इसके नियंत्रण में थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसके वध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, शिशुपाल का। शिशुपाल की मृत्यु के बाद यहाँ पर कौन मिलता है? तो महापद्मानंद चेदी में मगध को मिला लेता है। ठीक है, चेदी को मगध में मिला लेता है। जब महापद्मानंद चेदी पर आक्रमण किया तब चेदी का शासक कौन था? तो यदुवंशी व्रती होता था। अब वहां पर कौन था उस समय? नंदी वर्धन था और यहाँ पर व्रती होता था। ये हमारी खत्म होती है क्या? महाजनपद काल भी। अब इसके आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन संबंधित विवरण। अब मौर्य काल से संबंधित हमको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में मौर्य काल का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। ठीक है, मौर्य काल आपको कहाँ पर इतिहास में अच्छे से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी संक्षिप्त विवरण देखेंगे। फिर मौर्यकालीन हमको अभिलेख कहाँ से क्या प्राप्त हुए, एमपी से संबंधित वो देखेंगे। फिर मौर्यकालीन स्तूप एमपी में देखेंगे। फिर मौर्यकालीन नगर और सिक्के हम एमपी में जो मिले वो देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं अभी हमारा कितना टाइम हो गया है। तो 41 घंटे 41 मिनट हो गए हमारे। तो मुझे लगता है ये 1.5 से 2 घंटे में हमारा पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम मौर्यकालीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले मौर्यकालीन का संक्षिप्त इतिहास हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। अब इतिहास में आपने पूरी अच्छी तरह से हिस्ट्री पढ़ी होगी चंद्रगुप्त मौर्य की और कौटिल्य की, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग मालवा एवं अवंती क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। ठीक है, शासन के अधीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य वंश का अगला शासक बना। ठीक है, बिंदुसार अलग और बिंबिसार अलग था, कंफ्यूजन मत होना बिंबिसार में और बिंदुसार में। बिंदुसार के शासनकाल में उसका छोटा पुत्र अशोक अवंती का राज्यपाल था, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती? दीपवंश से मिलती। दीपवंश से एक और जानकारी हमको मिली थी जो मैंने आपको अभी महाजनपद, हम जनपद काल और महाजनपद काल पढ़ रहे थे जब मैंने आपको बताया था। तो कमेंट करके बताओ क्या मिली थी। तो दीपवंश से हमें यह जानकारी मिली थी कि उज्जैन नगरी की स्थापना किसने की थी? तो राजा अच्युतगामी ने की थी। ठीक है, अब अशोक कितने साल तक, लगभग 11 साल तक कहाँ का राज्यपाल रहा? तो उज्जैन का राज्यपाल रहा। अशोक ने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया। ठीक है, एवं संचालन किया। फिर अवंती के गवर्नर रहते हुए अशोक ने निम्नलिखित कार्य किए जब वो गवर्नर था। जब वो राजा बनेगा तो वो बात अलग हो जाएगी। 2 बार तक्षशिला का विद्रोह का दमन किया। विदिशा के व्यापारी की पुत्री कौन थी? महादेवी या वेदेही या श्रीदेवी। इससे क्या किया? विवाह किया। इसके 2 पुत्र हुए कौन? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, इनको क्या किया? श्रीलंका भेजा। काय के लिए? बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो महावंश में मिलता है। अब दीपवंश में हमको क्या क्या मिला? तो दीपवंश में एक तो उज्जैन का राजा जिसकी स्थापना की थी उज्जैन की, अच्युतगामी ने, और दीपवंश से ही मिलता है कि अशोक उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। और महावंश से हमें क्या मिलती है कि संघमित्रा और महेंद्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा।
इसने अवंतिका को राजधानी बनाया, इसने अवंती को राजधानी उज्जैन को बनाया। ठीक है, अवंती की राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। उज्जैन के वेश्य टेकरी का निर्माण करवाया, सांची के स्तूप का भी निर्माण करवाया। कब करवाया? जब ये राज्यपाल था। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में हम मौर्यकालीन अभिलेख देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे मौर्यकालीन अभिलेख। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आपके लिए मैप बना देते हैं। ठीक है, क्या बना देते हैं यहाँ पर? मैप। मैप से आपको चीजें और जल्दी और अच्छे से याद होगी। ठीक है, ये छोटा सा मैप भी बना रहे हैं तो इसमें आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो क्या क्या था? सबसे पहले गुजरा अभिलेख कहाँ पर मिला हमको? तो गुजरा अभिलेख हमको कहाँ से मिलता है? दतिया से मिलता है। कहाँ से? दतिया से। अब दतिया देखो यहाँ पर है, आपको पता है ये तो, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। गुजरा अभिलेख हमको दतिया से मिला। ठीक है, उसके अलावा दूसरा अभिलेख हमको कहाँ से मिलता है? तो दूसरा अभिलेख हमको मिलता है काली तलई अभिलेख। ठीक है, काली तलई अभिलेख। तो ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। कौन सा? काली तलई। ठीक है, काली तलई जबलपुर में। अब जबलपुर कहाँ पर है? तो यहाँ पर काली तलई। अब इसके अलावा पनगुराड़िया, तो सीहोर। पानगुराड़िया, पनगुराड़िया नहीं, पानगुराड़िया। ठीक है, गुडारिया। फिर सांची, तो रायसेन में सभी को पता है। ठीक है, सांची अभिलेख। फिर कसरावदा अभिलेख खरगोन। ये क्या है? ताम्रपाषाण बस्ती भी थी। सारोमारो अभिलेख, तो शहडोल। अब सारोमारो गुफा और अभिलेख में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, तो सारोमारो अभिलेख शहडोल में और गुफा सीहोर में है। रूपनाथ अभिलेख, पहले ये जबलपुर में था, ठीक है, लेकिन अब ये कटनी के बरूंदी में है। कहां पर? कटनी में। कौन सा? रूपनाथ। तो इतने आपको क्या दिखेंगे? अभिलेख दिखेंगे। अब इनके बारे में एक एक चीज हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले गुजरा अभिलेख देख लो। गुजरा अभिलेख के बारे में क्या है कि अशोक का लघु शिलालेख है। इसे सिद्धों की टोकरी भी कहा जाता है। किसको? गुजरा अभिलेख को। अशोक का नाम यहाँ पर क्या मिलता है? अशोक मिलता है गुजरा अभिलेख में। अब उसके अलावा हमको चलना है कहाँ पर? रूपनाथ। रूपनाथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, यह जबलपुर में था लेकिन अब कटनी के बरौंदी में है। इसमें मौर्यकालीन कला की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा रायसेन में आपको क्या दिखेगा? सांची अभिलेख। ठीक है, सांची अभिलेख कहां पर है? ये रहा। अब सांची अभिलेख की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। उसके अलावा पनगुराड़िया सीहोर में, कसरावदा खरगोन में। अब हम स्तूप देख लेते हैं प्रमुख मौर्यकालीन। तो मौर्यकालीन स्तूप कहां पर क्या है? तो आपको दिख रहा होगा तुमेन, सांची, भरूच, और उसके अलावा क्या दिखेगा आपको? देवर कोठार, रायसेन का स्तूप और बौद्ध महास्तूप। तो अशोकनगर में आपको क्या दिखेगा? तुमेन। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं अशोकनगर। सांची स्तूप रायसेन में। इसके अलावा भरूच का स्तूप कहां दिखेगा? तो भरूच का स्तूप आपको कहां दिखेगा? तो सतना में। बौद्ध महास्तूप, और उसके अलावा आपको क्या दिखेगा? रायसेन का स्तूप, और उसके अलावा देवर कुठार का स्तूप। ठीक है, देवर कुठार का स्तूप। तो ये आपको कहां पर? देवर कुठार और रायसेन, रायसेन का रायसेन में दिखेगा। बौद्ध महास्तूप, एक बौद्ध महास्तूप हो जाएगा, एक आपका देवर कुठार का स्तूप हो जाएगा। इसके अलावा रायसेन में ही रायसेन का स्तूप तो हो जाएगा, फिर सांची का स्तूप भी रायसेन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखेगा? तो सतधरा स्तूप दिखेगा, सतधरा। ठीक है, उसके अलावा सोनारी, इसके अलावा देवर कोठार। ठीक है, देवर कोठार, फिर अंधेरी। इतने स्तूप कहां पर दिखेंगे आपको? तो रायसेन जिले में दिखेंगे। ठीक है, अब देवर कुठार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देवर कुठार, हाँ, देवर कुठार रायसेन में नहीं है, ये आपका रीवा में है, सॉरी। ठीक है, ये कहां पर है? रीवा में। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और ईंटों से निर्मित, ठीक है, ये आपको याद रखना है देवर कुठार के बारे में। अब मौर्यकालीन सिक्के देख लेते हैं। ये चांदी व तांबे से बने होते हैं। ये कहाँ का प्राप्त हुए? तो विदिशा, त्रिपुरी, उज्जैन, एरंड, सतना से। मौर्यकालीन नगल, तो उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा, महेशमती और सांची। ये हमारा मौर्यकालीन। अब सांची, ये एक एक स्तूप है।
तो इनको स्तूप को देख लेते हैं। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मौर्यकालीन है। अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया। ईंटों से वेदिका एवं प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया। किसने? शुंग काल में हुआ। भारत में इसे सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। खोज जनरल टेलर ने विशेष 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल। भरूच सतना के उचेरा तहसील में है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने खोजा था 1873 में। देवरकोटा का स्तूप रीवा में है। ठीक है, महाबोध उज्जैन में है, अशोक ने बनवाया था वेश्य टेकरी के रूप में। अशोक के अवशेष विद्यमान है। रायसेन का स्तूप सतधरा, सोनारी और अंधेरी, ये तीनों रायसेन में दिखेगा आपको। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गए अपने अशोक के स्तूप रायसेन के। और ये अब आगे नेक्स्ट, वृद्धदत्त मौर्य काल का अंतिम कौन था? शासक था। ठीक है, इसकी हत्या करके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब हम मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, जिसमें ब्राह्मण वंश होते हैं कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश में शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो शुंग वंश और सातवाहन वंश हम यहाँ पर देखते हैं। तो शुंग वंश का सबसे पहले परिचय, ये कैसा था? तो ब्राह्मण राजवंश था। मूलतः कहाँ से? उज्जैन से संबंधित था। संस्थापक कौन था? पुष्पमित्र शुंग। अंतिम मौर्य शासक वृद्धदत्त की हत्या करके पुष्पमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी, प्रथम राजधानी मगध और दूसरी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। किसकी? शुंग की। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर पुष्पमित्र शुंग, ये अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके बना सेनापति था। ठीक है, संस्थापक था। पढ़ लिया हमने। नर्मदा घाटी तक का इसका विस्तृत था। इसके बीच इसमें विवाद क्या है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था या विनाशक था। तो देखो, इसने सांची के भरत स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था और 100 बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके सरयू नदी में फेंकवा दिया था। सरयू नदी कहाँ पर है आपकी? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद कौन आता है? तो देखो, मुख्य हम देखेंगे और पूरी इतिहास देखना है आपको। तो आप इतिहास वाला जो पूरा है भारत का इतिहास वो पढ़िए। इसमें मुख्य कौन देखेंगे? आपके राजा देखेंगे। अब इसके बाद अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के बारे में, तो ये शुंग वंश का शासक था। ठीक है, इसके संदर्भ में यज्ञसेन को पराजित किया था। किसने? इसने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित किया गया था। इसने विदिशा को राजधानी बनाकर मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। अब अग्निमित्र एक आपकी कालिदास ने रचना लिखी है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये आपको पता होगा, जिसमें अग्निमित्र व मालविका के प्रेम प्रसंगों का विवरण है। इसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि वसुमित्र ने सिंध नदी के किनारे यवनों को पराजित किया था। अब भागभद्र आते हैं, तो ये 90वें शासक थे। भाग, या इसे हम भागमित्र भी कहते हैं। इन्हीं के समय हेलियोडोरस विदेशी यात्री कहाँ आया था? विदिशा में आया था हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस, ये चीज आपको पता होगी। अब हेलियोडोरस कौन था? तो इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक यूनानी शासक था। यूनानी था, किसका? एंटियाकिट्स का राजदूत था। इसने भागभद्र के शासनकाल में विदिशा की यात्रा की। ठीक है, काय की यात्रा की? विदिशा की यात्रा की आपकी। इसने वैष्णव या भागवत धर्म को स्वीकार करा। भागवत धर्म के सम्मान में इसने विदिशा में बेसनगर में हेलियोडोरस स्तंभ बनाया, जिसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम खम बाबा भी कहते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में यहाँ पर दिख रहा होगा, खम बाबा या गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। संस्थापक हेलियोडोरस, विदिशा बेसनगर। लास्ट देवभूति बनता है कौन? शुंग वंश का शासक। ठीक है, अंतिम शासक था देवभूति। इसने वसुदेव कर्ण की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, अब आपको कर्ण वंश यहाँ पर मध्य प्रदेश में ज्यादा नहीं दिखेगा। सुशर्मन ने कर्ण वंश के अंतिम शासक था, जिसकी हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली। इसी के साथ मध्य प्रदेश में सातवंश का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो सुशर्मन ने कर्ण वंश की अंतिम शासक की हत्या की और जिसकी हत्या सिमुक ने की। ठीक है, अब इसके बाद कौन आता है आपका? तो कर्ण वंश आता है। तो कर्ण वंश के बारे में मध्य प्रदेश में ज्यादा नहीं जानकारी मिलती है, तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं। अब सातवंश पे आ जाते हैं। परिचय, तो ब्राह्मण राजवंश था, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में विस्तृत था। इसका संस्थापक सिमुक था। हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? नासिक अभिलेख, जिसे गौतमी बालश्री और पुणे अभिलेख से मिलती है। इसका विरोधाभास क्या है इसमें कि वंश का प्रत्यात्मक था, लेकिन शासकों द्वारा अपने माँ का नाम प्रयोग किया जाता था। योगदान क्या? तो ब्राह्मणों को भूदान देना आरंभ किया और शीशे के सिक्के चलाए। उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु का कार्य करता था, क्योंकि सातवाहन आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। ठीक है,
अजंता एवं एलोरा गुफा में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया। सांची के तोरण द्वार पर लेख में यह जानकारी मिलती है कि सातवाहनों ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर शासन किया। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में सातवाहन शासकों का वर्ण निम्न है। सातवाहन के प्रमुख शासक सिमुक, सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वरिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक को हम देख लेते हैं यहाँ पर। सातकर्णी प्रथम, इसके मालवा निमाड़ पर शासन करने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी के हमें कहा तो इसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। उज्जैन और रायसेन में इसके प्राप्त हुए। सांची के स्तूप पर इसके नाम मिलता है, ठीक है। यज्ञ श्री सतकर्णी, इसके सिक्के जबलपुर तेवल से प्राप्त हुए। विदिशा वेशनगर से प्राप्त हुए, देवास से मिले। सातवाहन का हाल में गाप सप्ती की रचना की, ठीक है। जो सातवाहन का शासक हाल था उसने काय की रचना की तो गाथा सप्त सती की। वरिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के भिलसा जिसे हम विदिशा और देवास से प्राप्त हुए। शक शासक मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए। शक, ठीक है। शक अलग थे हमारे, तो शक हमने यहाँ पर देखा नहीं क्योंकि उसको ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में उसका रोल नहीं है। अब मध्य प्रदेश का जिसमें रोल होगा उसको हम यहाँ देखेंगे। वो ज्यादा अच्छे इतिहास पढ़ना है तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, भारत का इतिहास में पढ़ सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में हम गुप्त काल देख लेते हैं। प्रमुख शासक देखेंगे, प्रमुख नगर देखेंगे, प्रमुख अभिलेख देखेंगे, प्रमुख मंदिर देखेंगे, ठीक है। प्रमुख मंदिर देखेंगे तो गुप्त वंश के शासक की हम बात करते हैं। तो भौगोलिक गुप्त वंश शासक का उल्लेख निम्नवत है। क्या है? श्रीगुप्त कौन थे? गुप्त वंश का शासक था, जिसकी जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से मिलती है, ठीक है। लेकिन सुपिया अभिलेख से क्या मिलती है कि सुपिया अभिलेख से घटोत्कच जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था। तो दोनों में विरादाभास है, तो ये आप जो ऑप्शन आता है उस हिसाब से इसको क्लिक कर सकते हैं। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। समुद्रगुप्त प्रथम के बाद आपका कौन आता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपके समुद्रगुप्त आते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में कुमार देवी व चंद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है। कौन था ये? इनका पुत्र था। पहली बात क्या रखनी, ये इनका पुत्र था। फिर उपाधि कौन कौन सी धारण की, अगर याद रखना चाहो तो रख लो और नहीं याद रखना चाहो तो मत रखो। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसने कहा था? तो विसेट स्मिथ ने कहा था। ये आपको नीचे दिखेगा, मिलेगा शायद, ये रहा यहाँ पर। इतिहासकार विसेट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था और 10 युद्धों का विजेता कहा था, ठीक है। अभी हम यहाँ इसका शासन कहाँ पर था? तो हिमालय से लेकर नर्मदा घाटी तक विस्तृत था। अब ये आपका भारत हो गया, ठीक है। ये हिमालय हो गया, ये यहाँ पर नर्मदा घाटी हो गया। तो इन दोनों के बीच में आपका समुद्रगुप्त का शासक था। इसने विजय पथ दक्षिणा पथ विजय की थी ना, तो विजय पथ जाते हैं तो इसने वर्तमान के निम्न मार्ग प्रयोग किए थे। ये रीवा से होता हुआ महाकौशल और बस्तर महाकलंतर में गया था, ठीक है। इसके अलावा जब ये दक्षिणा विजय पथ पे गया था तो इसे 100 युद्धों का विजेता कहा था। ये चीज आपको याद रखना है, 100 युद्धों का विजेता कहा था। फिर दक्षिण पथ पर जाते समय इसे विदिशा के शक राजा श्रीवर्धन को पराजित कर विजय स्मृति में सागर में क्या बनाया? इसने एरंड में एक स्मृति का निर्माण करवाया। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के विदिशा, एरंड, सागर और अनूपपुर क्षेत्र से अवंतिका से प्राप्त हुए। इसके समय एरंड में स्वभोग नगर कहा जाता था। तो किसके समय आपके एरंड को स्वभोग नगर या विदिशा को स्वभोग नगर कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त के समय। इतिहासकार ये पढ़ चुके हैं, विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। सुपिया अभिलेख में गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त का उल्लेख मिलता है, ठीक है, सुपिया अभिलेख में। लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त आपको 2 विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं वो भी दिखेंगे। तब विक्रमादित्य के बारे में देख लेते हैं, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। तो ये गुप्त वंश का क्या था? प्रतापी शासक था, ठीक है। इन्हें हम चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य कहते हैं। इनके प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनके मंत्री कौन थे? वीरसेन। उदयगिरी की पहाड़ी में एक अभिलेख उत्तीर्ण करवाया था इनके मंत्री ने, ठीक है। इनकी 2 राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। ये यहाँ पर द्वितीय राजधानी आपको दिखेगी। उदयगिरी अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इसने विदिशा के क्षेत्र पे अभियान कर शकों को पराजित किया था और शकों को हराने के बाद इसने उज्जैनी के अवंती को अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी।
अब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे हम बोलते हैं, इनके समय कौन आया था? चीनी यात्री फायान आया था, जिसने मध्य प्रदेश की यात्रा की, और फायान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में फायूकी में मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। और इन्हीं के काल में आपको क्या देखने को मिलेंगे? 9 रत्न देखने को मिलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, और 9 रत्न कौन थे? तो एक कालिदास, वरामिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, घटपट, ठीक है, वरुरुचि और धन्वंतरी। ये 9 आपके कौन थे? आपके 9 रत्न थे विक्रमादित्य के दरबार में। अब कुमारगुप्त के पुत्र, समुद्र विक्रमादित्य के पुत्र कौन हुए? कुमारगुप्त। तो ये पुत्र थे। मंदसौर के दसपुर को, इसके समय मंदसौर को दसपुर कहा जाता था। इसने मयूर वंश के सिक्के चलाए। क्वेश्चन आएगा, मयूर वंश के सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त ने। तुमेन अभिलेख में शरतकालीन सूर्य के भांति बताया गया है। तुमेन अभिलेख कहाँ पर है आपका? तो अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर? अशोकनगर में आपको तुमेन अभिलेख देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? ये आपका तुमेन अभिलेख अशोकनगर में देखने को मिलेगा। इसका पुत्र स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। मंदसौर अभिलेख से जानकारी कि इसके समय हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और स्कंदगुप्त में सूफिया अभिलेख में रीवा से प्राप्त जानकारी से प्राप्त की गुप्त वंश के शासक के रूप में कार्य किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। तो ये यहाँ पर दिखेगा। फिर भानुगुप्त आते हैं, तो इन्हीं के समय हुणों का आक्रमण होता है। उसने अपनी सहायता हेतु अपने मित्र सेनापति गोपराज को बुलाया। ठीक है, और गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी ने सती का पालन किया, और इसी सती प्रथा का साक्ष्य में एरन अभिलेख सागर से प्राप्त होते हैं। सागर से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ये चीज हमको इनके बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में याद रखना। अब हमें प्रमुख अभिलेख देख लेना है इनके। तो सबसे पहले तुमेन अभिलेख यहाँ पर है अशोकनगर में। ठीक है, अशोकनगर में देखने को मिलेगा। शरतकालीन सूर्य के भांति यहाँ पर बताया गया। फिर मंदसौर अभिलेख, ये मंदसौर अभिलेख सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है, ये आपको यहाँ पर दिखता है। और इससे किसने करवाया, किसने रचा था? तो वत्स भट्टी ने। ठीक है, रचना किसने की? वत्स भट्टी ने, ये याद रखना, वत्स भट्टी ने। सांची अभिलेख तो आपको दिखेगा, सांची रायसेन में है। ठीक है, फिर उसके बाद सागर में तो एरन अभिलेख, यहाँ से आपको सती प्रथा की जानकारी मिलती है। फिर क्या देखेगा आपको? सूफिया अभिलेख कहाँ से? रीवा से मिलेगा। ठीक है, फिर कटनी में रूपनाथ अभिलेख। ठीक है, और फिर जबलपुर में काली तलई। तो ये आपको यहाँ पर रूपनाथ और काली तलई के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आपके कहाँ के संबंधित हो जाएंगे? ये आपके मौर्य काल से भी हो जाएंगे। गुप्तकालीन नगर तो आपको याद होगा कि स्वभोग नगर, एरन को, अनूप को, पूर्वी निमाड़, दसपुर, ठीक है, दसपुर, मंदसौर, दसाण, विदिशा, रीवा, अवंती। अब इसके बाद मंदसौर अभिलेख के बारे में कुछ जानकारी। कुमारगुप्त द्वितीय के समय का अभिलेख है, वत्स भट्टी द्वारा रचित, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया है। विक्रम तिथि का आपका उल्लेख मिलता है। सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख भी यहाँ मिलता है, और रेशम बुनकर को जानकारी का श्रेणी का उल्लेख भी मिलता है। एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ये। ठीक है, फिर सूफिया अभिलेख रीवा में अवस्थित है। इस जिसमें हमें स्कंदगुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें समुद्र जो गुप्त वंश का घटोत्कच था, इसे का वंश कहा गया है। ठीक है, और गुप्त वंश का घटोत्कच आरंभ माना गया है। तुमेन अभिलेख अशोकनगर में अवस्थित है, कुमारगुप्त से प्रथम से संबंधित है। इसने राजा को शरतकालीन सूर्य के भांति आपका बताया, ये याद रखना। इसमें हमें गुप्त काल प्रथम की मृत्यु तथा सत्ता स्कंदगुप्त के हाथों में आने की जानकारी प्राप्त होती है। एरन अभिलेख सागर में भानुगुप्त के शासन की जानकारी, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य। सांची अभिलेख आर्यों को संग दान देने का उल्लेख मिलता है। उदयगिरी अभिलेख तो रायसेन में मंत्री वीर सिंह ने उत्तीर्ण करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसमें उल्लेख मिलता है कि शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ मूर्ति स्थापित करवाई थी। अब हमें क्या देखना है? गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर देखना है। अब मंदिरों के बारे में, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है, भुमरा का शिव मंदिर, खो मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भरौंदी कटनी, तिगवा का कंकाली माता मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर। तो नचना कुठार जो दिखेगा पार्वती मंदिर, ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने करवाया था। ठीक है, उसके अलावा सतना में भुमरा दिखेगा आपको, सतना में तो एक मुखी शिवलिंग है यहाँ पर। खो मंदिर नागौद में, तो ये भी आपका सतना में। तिगवा का विष्णु मंदिर भरौंदी कटनी में।
दिगवा का कंकाली तो ये जबलपुर में है, ठीक है, ये कहाँ पर है, जबलपुर में। एरंड का विष्णु मंदिर सागर में। अब नसना कुठार पार्वती मंदिर के बारे में, पन्ना की अजयगढ़ तहसील में नसना कुठार है, ठीक है, कहाँ पर है, पन्ना में आपका। उसके अलावा खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसे पार्वती मंदिर के रूप में वर्णित किया। भुमरा का शिव मंदिर सतना के नागौद में है। पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर यहाँ पर प्रमुख विशेषता देखने को मिलेगी। अब ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार मध्य प्रदेश दमोह जिले की हट्टा तहसील में सक्कोर ग्राम से उत्खनन के दौरान 24 स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई। इन मुद्राओं पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त के नाम अंकित थे। 24 स्वर्ण मुद्राओं से 15 सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख गुप्तकालीन गुफाएं, तो एक तो उदयगिरी की गुफा और बाघ की गुफा दिखेगी, ठीक है, उदयगिरी और बाघ की गुफा। अब हमें मध्य प्रदेश में कुषाण वंश पढ़ लेना है। क्या, कुषाण वंश, मध्य प्रदेश में कुषाण वंश। फिर आपका क्या आ जाएगा, शक वंश, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में आपका गुप्तोत्तर काल आ जाएगा। तो अब हम कुषाण वंश देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसके शासक कौन थे, कुजुल कडफिशिस। ये कहाँ से संबंधित थे, तो चीन के यूची कबीले से। इसका संस्थापक कनिष्क था, ठीक है। कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। उज्जैन के पश्चिमी क्षेत्र शकों को हराया, जिसे हम क्षत्रप बोलते हैं। कनिष्क ने 78 एडी में कनिष्क में संवत चलाया, जो सिंहासन पर विराजमान होने का प्रमाण है। इसके सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है भीम कडफिशिस के सिक्के, तो वी से भीम, तो वी से विदिशा। हुइस के सिक्के शहडोल और हरदा से। कुषाण शासक वरिष्ठ का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ। वसुदेव इस वंश के अंतिम राजा हुए। इन्हें सिक्के विदिशा और तेवर से प्राप्त हुए। भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। रेशम व्यापार का उल्लेख कनिष्क के समय मंसूर प्रशस्ति से उल्लेख मिलता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। मध्य प्रदेश में शक शासक, तो स्वतंत्र शक शासक का संस्थापक चस्टान था, ठीक है। चस्टान ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। शकों को पराजित करने का कार्य चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य ने करा। शकों ने मध्य प्रदेश से पश्चिमी क्षेत्र में शासन किया। शकों की दो शाखा थी, एक कादामक और एक सत्रप, ठीक है। अब कादामक शाखा जो थी इसका चस्टान था। मालवा के शक भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इनकी राजधानी उज्जैन थी। इनका शासक गुजरात के काठियावाड़ से लेकर मालवा तक विस्तारित था। इसमें रुद्रदामन हुआ। यह कादम्ब वंश का प्रतापी शासक था। इसने तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए। ये पॉइंट जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसने 2 बार सातवाहन शासकों को हराया और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन का उत्तराधारी रुद्र सिंह हुआ, जिसने शाजापुर में खेत खड़ी शिलालेख का उत्तीर्ण करवाया। फिर इसके बाद आते हैं श्रीवर्धन। शक शासकों का कादम्ब शाखा का शासक था। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के एरंड सांची से प्राप्त हुए। अब यही यहाँ पर सत्यरहात वंश देख लो, ठीक है, जो इसकी एको शाखा थी सहरात। तो इस शाखा का नामकरण राजा सहरात के नाम पर हुआ। इस शाखा का शासक भूमक ने मालवा और गुजरात में शासन किया। इस शाखा के शासक नहपान की राजधानी मिन्नी नगर मंसूर थी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है मिन्न नगर का पुराना नाम मतलब मंसूर का, तो मिन्न नगर भी हो जाएगा। नहपान के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए। नहपान का युद्ध सातवाहनों से हुआ एवं युद्ध में नहपान की पराजय के बाद शक वंश का पतन हो गया। तो अब अपन चलते हैं गुप्तोत्तर काल में। मध्य प्रदेश में गुप्तोत्तर काल, तो पुष्पभूति वर्धन वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में पुष्पभूति या जिसे वर्धन वंश कहते हैं, तो इस वंश का संस्थापक नरवर्धन था, ठीक है। कौन था, नरवर्धन, जिसे हम पुष्पभूति भी कहते हैं। फिर हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का प्रतापी शासक था। कलचुरी शासक बुद्धराज के समय इसने पूर्वी मालवा पर अधिकार किया। बाद में इसने वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर पश्चिम मालवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से किया एवं मालवा के क्षेत्र को उपहार वंश ध्रुवसेन को प्रदान कर दिया। नर्मदा के किनारे पुलिकिशन द्वितीय से इसका संघर्ष हुआ। परिणाम इस युद्ध में इतिहासकारों ने मैत्रेय ने यही की, लेकिन अधिकांश इतिहासकार हर्षवर्धन की पराजय को स्वीकार करते हैं। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट नामक विद्वान को संरक्षण प्राप्त था। मध्य प्रदेश में अवस्थित बाणभट्ट परियोजना का नाम इसी के नाम पर है। तो वर्धन वंश, इसमें क्या क्या याद रखना है कि पहले तो नरवर्धन, फिर उसके बाद ये बुद्धराज के समय क्या हुआ था, कलचुरी शासक अलग पढ़ेंगे जब बुद्धराज आएंगे वहां पर।
तो पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया और बाद में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर पश्चिमी मालवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसका संघर्ष किससे हुआ था, नर्मदा के किनारे पुलिकेशन द्वितीय से हुआ था। पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का था, ठीक है, किसका था, ये चालुक्य वंश का था। परिणाम क्या हुआ कि इसमें हर्षवर्धन की पराजय को स्वीकार किया बहुत सारे इतिहासकारों ने। और हर्ष के दरबारी कौन थे, तो बाणभट्ट थे। अब चालुक्य वंश, ये वातापी के चालुक्य थे, ठीक है। इसका मूल शासन क्षेत्र आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना था। संस्थापक जय सिंह हो जाएंगे। अब पुलिकेशन द्वितीय ये अपने आ गए यहाँ पर, जो अपन ने वहां देखा, ये वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। इसका शासन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में था। अब मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला भाग, ठीक है। चीनी यात्री हेसांग के अनुसार इसने नर्मदा के किनारे हर्षवर्धन को पराजित कर दक्षिणी विस्तार पर रोक लगाई एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश, तो इसका शासक मतलब ये कौन था, तो दंती दुर्ग संस्थापक था। मध्य प्रदेश के इतिहास में राष्ट्रकूट शासकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वंश की कई शाखाएं थी, जिसमें 2 शाखाएं का संबंध है, अचलपुर के राष्ट्रकूट, मानेखेट के राष्ट्रकूट। संस्थापक दंती दुर्ग, इनके शासन की जानकारी हमें 2 क्षेत्रों से मिलती। नीलकंठ का क्षेत्रफल छिंदवाड़ा में, अमरावती क्षेत्र बैतूल में है, ठीक है। अंचलपुर के राष्ट्रीय जो थे ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में थे, बैतूल वाला क्षेत्र मान लो। उल्लेख मिलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैनी पर आक्रमण कर गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट को हराया एवं विजय के उपलक्ष्य में नर्मदा के किनारे हिरण्यगर्भ दान दिया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराया। गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को हराया, जिसकी जानकारी हमें इंद्रगढ़ अभिलेख से मिलती है। इंद्रगढ़ अभिलेख कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना, पढ़ के आए हम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का विवाह त्रिपुरी कलचुरी शासक पोरकल प्रथम की कन्या बेजवा से हुआ और कृष्ण द्वितीय का संघर्ष राजा भोज से भी हुआ। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय एक साम्राज्यवादी शासक था। इसके विषय में जानकारी हमें नीलकंठ अभिलेख से प्राप्त होती है। उल्लेख मिलता है कि इसने बुंदेलखंड पर आधिपत्य स्थापित किया तथा साथ ही मालवा पर परमार शासक सिरियक को हराकर उसकी राजधानी पर कब्जा किया। इतनी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में राजपूत काल आ जाता है हमारा। मध्य प्रदेश में गुज्जर प्रतिहार देखेंगे, जिसमें आपको गुज्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश और मालवा के परमार वंश दिखेंगे। अब आपको एक एक वंश उठाना है, इस वंश को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश में गुज्जर प्रतिहार वंश, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे सबसे पहले, तो नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। कलचुरी वंश के हम बात कर ले तो कलचुरी वंश के संस्थापक आपके चंदेल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे ननुक, ठीक है, कौन हो जाएंगे, ननुक देव हो जाएंगे। फिर कलचुरी वंश की बात कर लेंगे हम, तो कलचुरी वंश के आपके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो हाँ, परमार वंश के तो आपके कौन हो जाएंगे, उपेंद्र या कृष्णदेव आपके हो जाएंगे। अब कलचुरी में क्या है कि 2 शाखा थी, ठीक है, एक थी आपकी महिष्मती और एक थी आपकी त्रिपुरी। तो महिष्मती में आपको क्या याद रखना है, तो महिष्मती वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके कृष्णराज, इसके प्रथम ज्ञात होते हैं, ठीक है। महिष ये पुरानी शाखा थी तो इसके होते हैं, और लेकिन त्रिपुरी के कौन हो जाएंगे, तो त्रिपुरी के आपको याद रखना है, इसके हो जाएंगे वामराज देव, ठीक है। इसके महिष्मती के ऐसे ज्ञात होते हैं, कंफर्म नहीं है कि कृष्णराज जो थे इस वंश के प्रथम, लेकिन ये पुराना वंश था तो इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी संस्थापक के बारे में नहीं मिलती। तो आपको एक है कि पहले तो एक लिस्ट बना लेना है, जैसे शुरू से लेके अभी तक जितनी टाइमलाइन आई है, जो राजा वंश आ रहे हैं उनका वंश का नाम और सामने उनका क्या होना चाहिए, आपके संस्थापक के नाम, ठीक है। अब जैसे अपन इससे पहले क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं, तो इसके पहले अपन वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश पढ़ के आए, जिसका संस्थापक नरवर्धन था। चालुक्य पढ़ के आए, जिसका संस्थापक कौन था, जय सिंह। राष्ट्रकूट पढ़ के आए, जिसका दंती दुर्ग था, ठीक है। शक पढ़ के आए, जिसका चष्टान था। उसके अलावा कुषाण पढ़ के आए, जिसका कुजुलकट फिशर्स आपका संस्थापक था। उसके अलावा हम क्या पढ़ के आए, सातवाहन पढ़ के आए, ठीक है, सातवाहन पढ़ के आए। और उसके अलावा हम गुप्त काल पढ़ के आए, तो सातवाहन में कौन था, तो सातवाहन में आपको याद रखना उसका संस्थापक आपका सिमुक था। फिर शक पढ़ के शुंग पढ़ के आए हम, तो शुंग में आपका पुष्पमित्र शुंग हो जाएंगे। फिर मौर्य काल पढ़ के आए, तो मौर्य काल में आपको याद रखना, ऐसे करके सबका नाम लिख लो और उसके बाद चीजें यहाँ पर याद रखो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन या भूलने की संभावना होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश को हम।
बिना किसी टाइम को गवाए। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे पहले याद रखो, टेप को क्या हो गया है, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले संस्थापक नागभट्ट, राजधानी कन्नौज, दूसरी उज्जैन थी। फिर भौगोलिक संदर्भ में इस वंश के प्रमुख शासक का उल्लेख निम्नवत है। नागभट्ट जो प्रथम थे, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये उज्जैन के संबंध में, ठीक है। ऐसे इसका संस्थापक देखा जाए गुज्जर प्रतिहार वंश का तो हरिश्चंद्र थे, ठीक है, हरिश्चंद्र, लेकिन ये अपन एमपी के इसमें पढ़ रहे हैं तो नागभट्ट प्रथम दिखेगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। उज्जैन में जो संस्था की थी तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। और ऐसे कन्नौज में आपको देखने को मिलेगा गुज्जर प्रतिहार, तो वहां पर हरिश्चंद्र। नागभट्ट प्रथम, तो ये याद रखना है इनके बारे में कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसने यज्ञदेव नामक जैन विद्वान को संरक्षण दिया था। उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने इससे पराजित किया था। तो अब देखो अपन दंती दुर्ग यहाँ पीछे पढ़कर आए हैं, ठीक है, दंती दुर्ग यहाँ पर पीछे पढ़ के आए हैं अपन, तो यहाँ पर आपको पता होगा ये आपका राष्ट्रकूट, तो ये रहा यहाँ पर दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर नागभट्ट प्रथम के बाद अगले शासक क्रमशः कुकुकष्ट, देवराज और नागभट्ट प्रथम के भतीजे थे ये दोनों। देवराज के बाद उसका पुत्र वत्सराज अगला शासक बना। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय ने सत्ता संभाली। तो इसके बारे में ज्यादा हमको कुछ जानकारी नहीं मिलती। अब नागभट्ट द्वितीय के बारे में हम पढ़ते हैं। ये वत्सराज का पुत्र था, गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था, ठीक है। इसने कलिंग और विदर्भ के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इसे पराजित किया था, वहां हमने पढ़ा था। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र रामभद्र अगला शासक बना। रामभद्र के बाद मिहिर भोज बना। तो इसमें अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है अब मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज। अब मिहिर भोज के बारे में हम क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले रामभद्र का पुत्र था, गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। इससे गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कन्नौज को राजधानी बनाकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। इसी के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था। आप लोगों को कमेंट करना है कि आपका फायान किसके समय आया था, ठीक है, फायान किसके समय आया था और हेलियोडोरस किसके समय आया था। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको देखते हैं याद है या नहीं। इसी के समय ग्वालियर के दुर्ग में तेली मंदिर का निर्माण हुआ था, जो मात्र एक दक्षिण भारत का मंदिर बना हुआ है, ठीक है, एकमात्र। ग्वालियर स्थित सागरताल अभिलेख में इसे आदि वराह कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस में कहा गया है, सागरताल में। किसको कहा गया है, मिहिर भोज को। और मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल द्वितीय क्रमशः शासक हुए। महिपाल द्वितीय के बाद प्रतिहार वंशों की शक्ति क्षीण होने लगी और धीरे धीरे वंश पतन की ओर चला गया। ये चीज आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब 9वीं और 10वीं शताब्दी के गुज्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्र में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जैसे कि बुंदेलखंड में चंदेल वंश, त्रिपुरी में कलचुरी वंश, मालवा में परमार वंश। अब बुंदेलखंड का चंदेल वंश देख लेते हैं। तो आरंभ में क्या याद रखना है कि गुज्जर प्रतिहार वंशों के सामंत थे, बाद में इन्हें स्वतंत्र रूप से शासन किया। 9वीं शताब्दी में बुंदेलखंड क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। अब आपको एमपी का मैप में बुंदेलखंड तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अब ऐसा मत मानना कि बुंदेलखंड ये वाला, ये यूपी में भी आता था, ठीक है, बुंदेलखंड, तो ये वाला पूरा क्षेत्र इसको मान के चलना। इनकी कला एवं संस्कृति के संरक्षण भी कहा जाता है। इसका संस्थापक याद रखना है तो ननुक हो जाएंगे। बुंदेलखंड चंदेल वंश के प्रमुख शासकों का उल्लेख निम्नवत है। सबसे पहले ननुक की देखेंगे हम। ननुक के बारे में क्या याद रखना है, तो ये बुंदेलखंड में चंदेल वंश का संस्थापक था। इसने राजधानी कहां से कहां परिवर्तित की, खजुराहो से। इसने राजधानी बनाई किसको, अपनी खजुराहो को। विशेष चंदेल वंश का आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा वाकपति मुंज, ठीक है, वाकपति आपको दिखेगा। तो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन ये प्रतिहारों का सामंत बना रहा। फिर जय शक्ति आते हैं, तो ये वाकपति पुत्र के पुत्र थे, ठीक है। इन्हें जेजाक, इनका अन्य नाम जेजाक था। इन्हीं के नाम पे हम इसको बुंदेलखंड वाले जो चंदेल तो इसको जेजाक भुक्ति भी कहते हैं। इन्होंने अपनी पुत्री हट्टा का या नट्टा देवी का विवाह किससे किया था, कलचुरी शासक कोकल प्रथम से किया था, ठीक है। फिर विजय शक्ति आते हैं, फिर राहिल आते हैं। अब राहिल के बारे में क्या याद रखना है कि इन्होंने महुब्बा के विजय प्राप्त कर राहिला सागर झील का निर्माण कराया था। और राहिला के बाद हर्षदेव अगला शासक बना। हर्षदेव के बाद यशोवर्मन गद्दी संभाली। अब यशोवर्मन के बारे में हमको ज्यादा चीज याद रखना है, ठीक है। यशोवर्मन के बारे में क्यों ज्यादा चीज याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम यहाँ पर ज्यादा देंगे। चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, पहली बात ये याद रखना है।
और इसने क्या करा था, सामंती से मुक्त कराया था, इसलिए इसको वास्तविक। खजुराहो अभिलेख से इसके सैन्य उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब हम इसके क्या देखेंगे, स्थापत्य और सैन्य उपलब्धि। तो पहले हम स्थापत्य में देख लेते हैं। इन्होंने खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, बेताल नामक विशाल जलाशय का निर्माण आपका करवाया था। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आगे चलते हैं अब, तो इनके वसुवन की सैन्य उपलब्धि हम यहाँ पर देख लेते हैं। सैन्य उपलब्धि में हमको क्या याद रखना है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो सैन्य में याद रखना है कि सिरक द्वितीय को हराकर मालवा के क्षेत्र पर विजय की प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद महाकौशल क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया, हिमालय से के खोखरे एवं मिथाली प्रदेश से विजय प्राप्त की, चेदी क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया, राष्ट्रकूटों से कलिंजर का दुर्ग जीता, प्रतिहार नरेश महिपाल को हराया, विष्णु की मूर्ति को लेकर चतुर्भुज मंदिर को में लगवाया। ये इनकी हो जाएगी। अब ये हो गया इनके बारे में। अब इनके पुत्र आते हैं धंगदेव। कौन आते हैं, पुत्र आते हैं इनके धंगदेव। ठीक है, अब धंगदेव यशोवर्मन के उत्तराधिकारी थे। ये चंदोलों का वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था। उपाधि परम भट्टाकार, परमेश्वर, महाराजाधिराज, महापरमेश्वर, कलिंजर राधिपति। अब इनकी सैन्य उपलब्धि की बात करें हम, तो उत्तर में यमुना से मालवा तक इनका साम्राज्य विस्तार था, पूर्व में वाराणसी से पश्चिम में ग्वालियर तक साम्राज्य विस्तार था इनका। इन्होंने कच्छघात वंशी शासकों को पराजित कर ग्वालियर पर विजय प्राप्त की, कलिंजर पर विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, किंतु बाद में खजुराहो को राजधानी पुनः बना लिया। कलचुरी शासक शंकरगढ़ तृतीय को हराया, कन्नौज के गुज्जर प्रतिहार शासक को भी इसने हराया। मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध इसने शाही शासक जयपाल को सैन्य सहायता दी। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उस समय मोहम्मद गजनवी सुबनबतिन आया था। ठीक है, विरुद्ध शाही जयपाल ने सैन्य सहायता दी, जयपाल को सैन्य सहायता दी। सांस्कृतिक उपलब्धि, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण बनाने की अनुमति दी, उच्च कोटि का निर्माता, खजुराहो के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण, जिन्नानाथ मंदिर का, बैजनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। इन्हें प्रयाग के संगम निकट जाकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद इसका पुत्र गणदेव शासक बना, गणदेव के बाद विद्याधर शासक बना। अब हम किसको देखेंगे, तो अब हम गणदेव को देखेंगे। तो ये धंगदेव का पुत्र था। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा शासन, तो 108 में मोहम्मद गजनी के विरुद्ध जयपाल के पुत्र आनंदपाल को सहायता दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजयपाल को सहायता किसने दी थी और आनंदपाल को सहायता किसने दी थी। तो अजयपाल को आपको याद रखना है कि अजयपाल को सहायता इनके गणदेव के पिता ने दी थी। तो पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम धंगदेव था। ठीक है, किसको दी थी, धंगदेव ने। तो धंगदेव ने अजय देव को दी थी और आनंदपाल को गणदेव ने दी थी। अब उसके बाद विद्याधर आ जाते हैं, प्रमुख शासक। विद्याधर मुस्लिम इतिहासकार इनके इसमें थे। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकार नंदचंद विद्या के नाम से इनको पुकारा और लुगात हिंद में हिंदवी में कविता की रचना की। ठीक है, ये याद रखना। पहले ये देख लेते हैं, शासन मुस्लिम इतिहासकार ये नंदचंद विद्या के नाम से करते थे। राजपाल का वध, तो राजपाल गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है, और मोहम्मद गजनी से बिना लड़े भाग गया था, इससे विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी, गुज्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, वंश के शासक की। आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद इनकी सैन्य उपलब्धि बात करें तो इन्होंने कलचुरी शासक गांगेदेव एवं मालवा के परमार वंश राजा भोज को हराया। IMP हो जाता है कि मोहम्मद गजनी को 2 बार प्रबल टक्कर दी और दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। फिर विद्याधर ने लुगाते हिंदवी नामक कविता की रचना की थी, यह भी बताया। स्थापत्य में योगदान, खजुराहो के कंदारे महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद आ जाते हैं आपके कौन, विजयपाल। तो विजयपाल के बाद यही याद रखना कि इसके समय गांगेदेव ने चंदेलों के पूर्वी भाग पर अध्यापित किया। फिर देववर्मन, तो देववर्मन भी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर कीर्तिवर्मन याद रखना। कौन याद रखोगे, कीर्तिवर्मन आपको याद रखना है। इन्होंने महुब्बा में किरत सागर झील बनवाई। कीर्तिवर्मन ने समय श्री कृष्ण के मित्र ने प्रबोध चंद्र नामक संस्कृत नाटक की रचना की। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कलचुरी शासक लक्ष्मीकांत को इन्होंने हराया था, ये यहाँ पर। फिर उसके बाद सलक्षण वर्मा, जयवर्मन, पृथ्वीवर्मन क्रमशः शासक हुए। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इतने शासक, तो इनके बारे में ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। अब मदन वर्मा भी आपको बस एक याद रख लेना, इनके सिक्के रीवा से प्राप्त हुए और मालवा के यशोवर्मन से विदिशा को जीता। और यशोवर्मन द्वितीय ने परमादिदेव, इसके बाद यशोवर्मन द्वितीय और परमादिदेव अगले शासक हुए। तो परमादिदेव यहाँ आ गए अपन। ठीक है, इनके यहाँ। अब परमादिदेव के बारे में, इनका अन्य नाम परिमाल या परमाल था।
कलिंजर और महोबा राजधानी बनाई। ये चंदेल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। अलाउद्दीन इनके सेनापति थे। ये चीज याद रखना, अलाउद्दीन। इन्होंने कलचुरी शासक जयसिंह को पराजित किया था। पराजित कहाँ कहाँ? तो 1882 में पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हुआ। सिरगढ़ के युद्ध में अलाउद्दीन मारे गए एवं पृथ्वीराज ने महोबा पर कब्जा कर लिया। फिर 1203 में ऐबक, ये मध्यकालीन इतिहास में आ जाता है, ठीक है। ऐबक ने आक्रमण कर दिया, परमादेव देव को पराजित किया और कलिंजर पर अधिकार कर लिया। फिर तिलक वर्मा आ जाते हैं। इसने कलिंजर पर पुनः विजय प्राप्त की और सोने के तांबे के सिक्के चलाए। इसके बाद वीरमन वर्मन और भोजन वर्मन अगले शासक हुए। फिर अंतिम शासक के बारे में आपको याद रखना, कहीं कहीं हमी वर्मन है, कहीं कहीं कीरत सिंह है। तो कुछ विद्वान इनको अंतिम मानते हैं, कुछ विद्वान कीरत सिंह को मानते हैं, ठीक है। अधिकांश विद्वान इन्हें चंदेल वंश का अंतिम शासक मानते हैं। कीरत सिंह को इन्हीं के समय 1305 में बुंदेलखंड को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मिला लिया। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप राजपूत वंश पढ़ो तो इनको आपको पैरेलल पढ़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 आपको इनको पैरेलल पढ़ना है, मतलब समांतर पढ़ना है इनको, इनके साथ रखकर, ठीक है। तो आपको चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगी, वरना चीजें आपको ऊपर से लेफ्ट कर जाएगी। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी भी आ गया, इधर भी अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, ठीक है। ये इनको मिला लेता है, ये इनको मिला लेता है, ऐसे करके। तो इनको आप पैरेलल पढ़ना, तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी। जैसे आपने क्या पढ़ लिया पहले तो आपने क्या पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया आपने मध्य प्रदेश में गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार कहाँ पर? कन्नौज में था आपका। तो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से ये स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना अपना राजवंश स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। तो बुंदेलखंड में कौन करते हैं? तो चंदेल। फिर त्रिपुरी में कलचुरी, ठीक है, और मालवा में परमार करते हैं। तो अब इन तीनों को आपको एक साथ लेकर पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक एक पढ़, ऐसे तो एक एक ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन आपको इधर का तीनों का माइंड में होना चाहिए कि किस समय कौन शासक था। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जैसे हम आपको बताते भी जाएंगे कि कौन कौन से आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाए थे। सबसे पहले आपको याद रखना है खजुराहो के मंदिर। यहाँ पर हम देख लेते हैं खजुराहो के मंदिर, ठीक है, मंदिर। अब यहाँ पर पश्चिमी मंदिर, पूर्वी समूह, पश्चिम समूह देखने को मिलेगा। इधर पूर्वी समूह दिखेगा आपको। तो पूर्वी समूह में आपके कौन कौन से आते थे? तो पूर्वी समूह में आपको याद रखना पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ। फिर आदिनाथ, फिर आपके आते हैं जवारी, शांतिनाथ और घटई, ये आपके मंदिर आते हैं। अब इसमें मुख्य हो जाता पारसनाथ, तो इसका निर्माण करा था राजा धंग ने। अब पश्चिम पूर्वी हो गया। अब आप पश्चिमी समूह में क्या है? कंदारिया महादेव। तो ये याद रखना, इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था, विद्याधर ने, ठीक है। कंदारे के बाद आपका 64 योगिनी मंदिर आ जाता है, 64 योगिनी। तो इसका निर्माण आपको याद रखना 64 योगिनी मंदिर का। तो इसका निर्माण आपका किसने करवाया था? 64 योगिनी मंदिर का, 1 मिनट, इसका अभी याद नहीं आ पा रहा, इसको छोड़ते हैं। लक्ष्मण मंदिर, यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर दिखेगा एक, तो लक्ष्मण मंदिर याद रखना, ये करवाया था यशोवर्मन ने, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा चित्रगुप्त मंदिर, तो चित्रगुप्त मंदिर का आपका कराया था गंड देव ने। फिर मंतेश्वर मंदिर दिखेगा आपको, मंतेश्वर, ठीक है, मंतेगेश्वर, तो इसका करवाया था आपका हर्षवर्मन ने। फिर विश्वनाथ मंदिर, तो विश्वनाथ का करवाया था राजा धंग ने। अब राजा धंग ने एक पार्श्वनाथ कराया था, एक आपका कौन सा करवाया था? विश्वनाथ। अब नीचे आ जाते हैं आपके दक्षिणी समूह। तो दक्षिणी समूह में कौन कौन से मंदिर थे? धूलादेव मंदिर, ठीक है, धूलादेव, और इसके मुख्य हो जाएगा इंपोर्टेंट चतुर्भुज। तो इसका निर्माण कराया था यशोवर्मन ने। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करा था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके पहले मैंने पूछा था, हेलियोडोरस वाला पूछा था किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। उसके फायान किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा था। और अरबी याति सुलेमान किसके शासनकाल में आया, ये ऊपर पढ़ के आए। अब तीनों का कमेंट करके आपको बताना है, और 64 योगिनी मंदिर भी आपको बताना है। अब हम मालवा में परमार वंश को देख लेते हैं। मालवा का हमको परमार वंश देखना है। तो परमार वंश के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आरंभ में ये क्या थे? गुज्जर प्रतिहार के सामंत थे। संस्थापक उपेंद्र कृष्ण हो जाएंगे। मालवा के क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ। आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी धरा नगरी जिसोधार को बनाया। प्रमुख राजवंश का निम्नलिखित है। तो अब सबसे पहले परमार वंश में आपको श्री हर्ष दिखेंगे। इनका अन्य नाम श्रीयक द्वितीय था, ठीक है, श्रीयक द्वितीय, ये याद रखना। इसने परमार वंश को दक्षिण में ताप्ती नदी तक विस्तार किया। इसका पुत्र वाकपति मुंज बने। और यहाँ पर इससे पहले हम ये वाकपति मुंज जो हम देख कर आए हैं, पहले वाकपति, ठीक है, ये वाकपति अलग है
और वाकपति मुंज आपके अलग है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, वो वाकपति थे और ये वाकपति मुंज है। ये किसके, हर्ष, श्री हर्ष के पुत्र थे, ठीक है। और ये इनके बारे में अब सैन्य उपलब्धि देख लो वाकपति मुंज की। तो आपको केथेडम दानपत्र अभिलेख मिलेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर हुण राजाओं को पराजित किया, ये जानकारी मिलती है। फिर आपको मेवाड़ के गोहिल वंश शासक शक्ति कुमार को हराया, हस्तकुंड अभिलेख से जानकारी प्राप्त मिलती। फिर कलचुरी युवराज द्वितीय को हराया। फिर गुजरात के शासक मूल राज प्रथम को पराजित कर उसे लाट प्रदेश जीता। इसने कल्याणी के चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार हराया, लेकिन 7वीं बार तेलप द्वितीय ने इसको हराया और उसकी हत्या कर दी। अब इन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धि कौन सी, स्थापत्य विकास, जिसे धार में मुंज सागर निर्माण का करवाया। इन्होंने किन किन विद्वानों को संरक्षण दिया था, तो धनंजय जिन्होंने 10 रूपक लिखी, धनक जिन्होंने यशो रूपक लिखी, हलायुध जिन्होंने मृत्यु संजीवनी लिखी। ये चीज आपको यहाँ पर IMP हो जाती है। फिर सिंधु राज आ जाते हैं, जो वाकपति मुंज का छोटा भाई था, ठीक है। इन्हीं के समय हुणों को अंतिम रूप से पराजित किया गया। फिर लाट शासकों को भी इन्होंने हराया। फिर कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ को विजय प्राप्त की। फिर पद्मगुप्त, वाकपति मुंज और सिंधु राज के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने नव सांक चरित्र नामक काव्य की रचना की। पद्मगुप्त, वाकपति मुंज और सिंधु राज, इनके कौन दरबारी विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नव संक चरित्र नामक काव्य की रचना की। इसने पद्मगुप्त ने। नागवंशी शासक के युद्ध में सहायता देकर ने उसकी पुत्री सीता प्रभा से विवाह किया। तेलप द्वितीय के उत्तराधारी सत्ताश्रय पर आक्रमण कर अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया। अब आपको पता है तेलप द्वितीय ने किसको मार दिया था, तो आपको तेलप द्वितीय ने ये वाकपति मुंज को मार दिया था। 6 बार उसने हराया था, लेकिन 7वीं बार तेलप द्वितीय ने मार दिया था, तो उसका बदला इन्होंने लिया। फिर सांस्कृतिक उपलब्धि, धार में शिव मंदिर, परमार कालीन संस्कृति को बढ़ावा दिया। नव संक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त राजकीय संरक्षण था। कुमार पाल चरित्र के लेखक में उल्लेख मिलता है कि गुजरात के चालुक्य नरेश चामुंड राय से युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बाद आते हैं कौन, राजा भोज। अब राजा भोज के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले सिंधु राज का उत्तराधिकारी एवं परमार वंश के यशस्वी और प्रतापी शासक में से एक था। इनकी गिनती महानतम विद्वानों में नरेश में की जाती थी। इन्हें कलम और तलवार के धनी व्यक्ति भी कहा जाता था। उपाधि कविराज और नव विक्रमादित्य की धारण की। इन्होंने राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की। सैन्य उपलब्धि इन्होंने क्या क्या की, तो ये देख लो सैन्य उपलब्धि। उदयपुर प्रशस्ति जो है, ठीक है, वहां से आपको क्या मिलता है, तो इन्होंने तुर्कों को हराया, धरा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। ये कहाँ से मिलती है, उदयपुर प्रशस्ति से मिलता है। उसके बाद त्रिगुट निर्माण इन्होंने करा था। त्रिगुट मतलब राजा भोज, गांगेदेव और चोल शासक शामिल थे इसमें, ठीक है। और बाद में जाके गांगेदेव से ही इनकी लड़ाई हो जाती है। तो त्रिगुट का निर्माण करा। इसमें कौन कौन, राजा भोज खुद थे, गांगेदेव थे और चोल थे। उड़ीसा के शासक इंद्ररथ को हराया। उनकी जानकारी हमें तिरुमल्ली अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक, कलवन अभिलेख से हमें क्या देखने को मिलता है, तो इन्होंने कलवन अभिलेख में कर्नाटक प्रदेश पर विजय प्राप्त की। लाट प्रदेश से कीर्तिवर्मन को हराया और कोंकण शासक कोसोदेव को हराया। ये हमें कलवन अभिलेख से मिलती है। और फिर उसके बाद कृष्णचंद्र के नेतृत्व में सेना भेजकर अनिलवाड़ा, ठीक है, के चालुक्य नरेश भीम द्वितीय को हराया, जिसकी जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि के उदयपुरी एवं उदयपुरी प्रशस्ति से मिलती है। अनिलवाड़ा वही हो जाएगा आपका, जहां पर आप बघेल पढ़ोगे वहां पर भी इनका नाम आएगा, ठीक है, अनिलवाड़ा। फिर मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध आनंद पाल को सैन्य सहायता दी। अब किसने दी, तो आपकी राजा भोज ने सैन्य सहायता दी थी आनंद पाल को। अब आपको कमेंट करके बताना, अभी मैं पीछे आपको बता के आया हूं कि आनंद पाल को सहायता एक और ने दी थी, ठीक है, आनंद पाल को। तो वो किसने दी थी, गणदेव ने दी थी, विद्याधर ने दी थी, या आपके यशोवर्मन ने दी थी। तो किसने दी थी, आपको कमेंट करके बताना, पढ़ के आए हम आनंद देव को, ठीक है। जयपाल के पुत्र आनंद पाल को शाही सैन्य सहायता किसने दी थी, हम किधर पढ़ के आए थे, ये आपने पढ़ के आए थे कौन से शासक में, तो राजपूत काल में अपन पढ़ के आए थे, गुज्जर प्रतिहार में। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कौन सा, परमार वंश, ठीक है। परमार वंश में राजा भोज ने किसको दी, तो ये आनंद पाल को दी। अब सांस्कृतिक उपलब्धि में विद्वान शासक थे, तो इन्होंने खुद कविराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने खुद ग्रंथों की रचना की थी। तो कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी, ये चीज आपको यहाँ पर देखना है। तो आपको याद रखना, सबसे पहले आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है, चिकित्सा से। समरागन सूत्रधार स्थापत्य कला से संबंधित था। सरस्वती कंठावारम, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सरस्वती कंठावारम। फिर विद्या विनोद,
फिर सिद्धांत संग्रह, फिर युक्ति कल्पतरु। ये राजा भोज की प्रमुख थी। अब राजा भोज कहाँ कहाँ पर हारे थे, तो कच्छाओं से हार गए थे, सोमेश्वर प्रथम से हारे थे और विद्याधर से पराजित हुए थे। ठीक है, अब विद्याधर कौन था अपन आगे पढ़ेंगे। भीम द्वितीय और लक्ष्मीकरण कलचुरी की संयुक्त सेना से हारे थे। अब विद्वानों का संरक्षण, तो लगभग 500 विद्वानों को संरक्षण दिया था। आईने अकबरी में मिलती है इसकी जानकारी। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल, चित्रक, विनायक, शंकर जैसे विद्वान इनके संरक्षण प्राप्त था। फिर प्रभा चंद्र सूरी इनके समय प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध विद्वान थे। शैक्षणिक विकास, धारा नगरी को शिक्षा के महत्व के केंद्र में विकसित किया था इन्होंने। स्थापत्य कला में क्या क्या किया इन्होंने, तो धार में भोज मंदिर बनाया, भोजशाला संस्कृत विद्यालय बनाया। ठीक है, भोज मंदिर नहीं। फिर रायसेन में भोज में शिव मंदिर बनाया और सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। वाग्देव की प्रतिभा लगाई कहाँ पर, तो भोजशाला में। और भोपाल शहर की स्थापना की। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। एमपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। उज्जैन में महाकाल मंदिर का निर्माण कराया। भोपाल में बड़ा तालाब बनाया, साइक्लोपियन बांध बनाया जो आगे चल के होशंगाबाद इसको तोड़वा देता है। ठीक है, अब निष्कर्षण क्या निकलता है कि 1855 ईस्वी में भीम प्रथम एवं लक्ष्मीकरण ने आपस में संधि करके धारा नगरी को लौटा। इसी के बाद राजा भोज बीमार व अस्वास्थ्य के चलते इनकी मृत्यु हो गई और इनके शासनकाल राजनीतिक व संस्कृत दृष्टि से परमारों के उत्कर्ष का काल हुआ करता था। ठीक है, अब राजा भोज ने क्या किया कि तेलंगाना के जो तेलप और कलचुर वंश के गांगेदेव को हराया था और कहावत बन गई थी इससे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहावत तो छोड़ो, गाना भी बन गया था इसके ऊपर। ये चीज आपको याद रखना। तो काय के लिए, तेलंगाना के जो तेलप थे और कलचुरी वंश के गांगेदेव। ठीक है, इसलिए कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गंगू मतलब आपका जो देखा गांगेदेव, और तेली मतलब तेलंगाना के तेलप। ठीक है, इसलिए आपको ये देखने को मिला। इसके बाद आते हैं आपके कौन, जयसिंह। अब जयसिंह प्रथम भी कहा जाता है इन्हें, और इन्हीं के समय आपको याद रखना है जयसिंह के समय कि जो कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम थे, इनके पुत्र विक्रमादित्य छठवें की सहायता से अपनी राजधानी लक्ष्मीकरण और भीम को से मुक्त करवाया। बाद में सोमेश्वर प्रथम का आश्रित बन गया था ये। जयसिंह के बाद उदय आदित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, अजूरवर्मन क्रमशः शासक हुए। अर्जुन वर्मन विद्वान विद्या प्रेमी शासक था। इन्हें परिजात मंजरी के लेखक मदन एवं आसाराम जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। फिर आप लास्ट आ जाते हैं मलक देव, ये अंतिम शासक होते हैं। अब आपको एक होमवर्क है कि पहले शासक और दूसरे शासक, इन दोनों की एक लिस्ट बनाना है, सामने लिखना है और यहाँ पर वंश का नाम लिखना है। पहले मैंने बोला था बस शासक का नाम, स्थापना किसने की उसका लिखो, लेकिन आपको लास्ट नाम भी लिखना है कि मलक कौन किसका लास्ट अंतिम शासक था। इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन ने मुल्क ने हराया और मालवा को हिंद में मिला लिया। अब उधर हमने अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया था उधर, तो उधर कीरत सिंह को हराया था। ठीक है, इधर किसको हराया, तो इधर आपका मलक देव को हराया। अब परमारकालीन मंदिर, सरस्वती मंदिर धार में बनाया, ये ऊन मंदिर खजुराहो में बनवाया। ठीक है, धनेश्वर मंदिर उज्जैन में बनवाया। भोजपुर का शिव मंदिर रायसेन में बनवाया। ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा में बनाया। नीलकंठेश्वर मंदिर विदिशा में बनाया। ठीक है, विदिशा के उदयपुर एक गांव है वहां पर है, काफी अच्छा देखकर भी आया था ये तो मैं। सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर में बनवाया। अब धनपाल, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2020 में। ये वाकपति मुंज और राजा भोज के समकालीन जैन विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में तिलक मंजरी नामक काव्य की रचना की। राजा भोज को जैन धर्म के प्रति उदार शासक बताया गया। अब परमारकालीन साहित्य देख लो, यहाँ पर कौन कौन से आपके यहाँ पर साहित्य दिखेंगे। ठीक है, तो देखो पद्मगुप्त या परिमल, तो इन्होंने नव सांख चरित्र रचना की। धनंजय ने 10 रूपक, धनक ने यशो रूपक, धनपाल ने तिलक मंजरी, देवसेन ने दर्शन सागर, हलायुध ने कवि रहस्य, मदन ने परिजात मंजरी और राजा भोज ने खुद आयुर्वेद सरस्वती कंठावारण समरागन सूत्रधार, फिर विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, युक्ति कल्पतरु, ये प्रमुख इनकी रचना थी। तो ये भी खत्म होता है। अब हमारा आता है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश की अब हम बात कर लेते हैं। तो कलचुरी वंश में 6ठी शताब्दी में गुप्त वंश कमजोर हो रही थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर कलचुरी वंश का उदय हुआ। कलचुरी का नाम, भारत में 2 राजवंश थे, उत्तरी कलचुरी, दक्षिणी कलचुरी। इनका शासन मध्य प्रदेश राजस्थान क्षेत्र में था। इन्हें चेदी या हैयर भी कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी कलचुरी, इनका शासन वर्तमान के कर्नाटक में था। अब विभिन्न साहित्य एवं पुरातात्विक शोध में इन्हें चंद कुल से उत्पन्न सोमवंशी क्षत्रिय बताया गया। कलचुरी वंश के अनेक शाखाएं समय समय पर अस्तित्व में आई, जिनमें कुछ शाखाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में शासनरत रही। मध्य प्रदेश की 2 शाखा थी, महिष्मती और त्रिपुरी। छत्तीसगढ़ में रतनपुरी कलचुरी और रायपुर कलचुरी।
अब महिष्मती देख लेते हैं, तो इसका संस्थापक आपको कौन दिखेगा, तो देख लो इस वंश का संस्थापक ऐसे तो कृष्णराज है, लेकिन इस वंश का संस्थापक प्रथम शासक के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और कहाँ पर शासन किया इन्होंने, तो मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश के शासक थी महिष्मती में क्या, ठीक है। फिर इसके कृष्णराज बनते हैं, ठीक है। तो कृष्णराज प्रथम ज्ञात शासक थे, इन्हीं ने कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्हें महिष्मती को राजधानी बनाया, परमेश्वर की उपाधि धारण की। सिक्के के बारे में बेसनगर, तेवर, पाटन, इतना कुछ जरूरी नहीं है। महाकवि दंडी के विख्यात रचना 10 कुमार चरित्र के 8वें अध्याय में कलचुरी वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो 10 कुमार चरित्र, ठीक है। शंकरगढ़, कृष्णराज के पुत्र, महिष्मती के कलचुरी वंश के शासक, इनके बारे में जानकारी अभोन और संखेड़ा तम्रपात से होती। इन्होंने कलचुरी संवत चलाया था, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर लक्ष्मण, फिर आपके कौन आ जाते हैं, बुद्धराज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, बुद्धराज, ठीक है। बुद्धराज आपके आ जाते हैं। शंकरगढ़ का पुत्र उत्तराधारी जो कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा का अंतिम शासक ज्ञात था। चालुक्य से इनका संघर्ष हुआ, महाकूट अभिलेख में जानकारी मिलती है। मंगलेश ने बुद्धराज को पराजित किया। आगे मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ और आरंभ में जिसका लाभ उठाकर बुद्धराज ने कुछ समय तक और शासन किया। कालांतर में पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश को पराजित किया, बाद में बुद्धराज को भी पराजित किया और बुद्धराज के एक बड़े भूभाग को पुलकेशिन द्वितीय के अध्यापित कर लिया। यहाँ से कलचुरी वंश का पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और धीरे धीरे यह राजवंश अपना अस्तित्व खो बैठा। चालुक्य से पराजित होने के बाद बुद्धराज के वंशज महिष्मती को छोड़कर तेवर कलचुरी चले गए, ठीक है, त्रिपुरी। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिपुरी के कलचुरी वंश। तो चंदेल के दक्षिणी त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासन में विस्तृत था। इन्हें अमरकंटक के मंदिरों का निर्माता भी कहा जाता है। इसके प्रथम वामदेवराज आते हैं, ठीक है, वाम राजदेव, ठीक है, पानी है, माँ है, वामदेवराज। सागर और छोटी देवरी अभिलेख से त्रिपुरी वंश का प्रथम शासक माना जाता है। राजधानी कलिंजर पर विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद में इसने त्रिपुरी को अपनी नई राजधानी बनाया। उपाधि परम भटकर और महाधिराज। क्षेत्र विस्तार कहाँ का था, बघेलखंड को जीता और उत्तरी गोमती से लेकर दक्षिणी नर्मदा नदी तक साम्राज्य विस्तार किया। उसने कलिंजर पर भी विजय प्राप्त की। वामराज के बाद 3 पीढ़ियां तक शासकों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता है यहाँ से। फिर बनते शंकरगढ़ प्रथम, फिर लक्ष्मण राज प्रथम, कोकल प्रथम, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सागर एवं छोटी देवरी इसके शासन 2 अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। लक्ष्मण इसमें काली तलई अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसने राष्ट्रकूट की अधीनता स्वीकार की थी और इसने राजपूतों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। काली तलई अपन अभिलेख पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। कोकल प्रथम, तो इसे त्रिपुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह महत्वाकांक्षी और प्रतापी शासक था। इसी के क्रम में इसने समकालीन शासकों के वैवाहिक संबंध आपके स्थापित किए थे। अब जैसे कि चंदेल शासक जयसिंह की पुत्री हट्टा से विवाह किया, अपन पहले भी पढ़ के आए। राष्ट्रकूट शासक द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है। इसने पाल शासकों के भी विवाह स्थापित किए। इसने प्रतिहा नरेश राजा भोज और उनके सामंतों को हराया। बंग, कोंकण और तुरुस्क पर अध्यापित किया, जिसकी जानकारी हमें युवराज देव प्रथम के बिलहरी पाषाण लेख व वाराणसी ताम्र लेख से प्राप्त होती है। अब बिलहरी लेख जबलपुर में इसने समस्त पृथ्वी का विजेता कहा गया है। इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, समस्त पृथ्वी का विजेता किसे कहा गया है, पहली बात। तो पहली बात किसे कहा गया, ये कहा गया कोकल प्रथम को। किस लेख में कहा गया है, तो बिलहरी लेख में। बिलहरी लेख कहाँ पर है, तो जबलपुर में। अब आता है आपका युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम की बात करें तो इसमें राजशेखर कौन थे, इसी के दरबारी थे, ठीक है। ये राजशेखर के बारे में पहले ये देख लेते हैं। परिचय तो देखने की जरूरत नहीं है, शासनकाल भी मत देखो, उपाधि भी मत देखो मेरे हिसाब से। तो राजशेखर इसी के दरबारी विद्वान थे, ठीक है। इसने बेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। इसने दमोह में नोहटा में नलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। ये चंदेल शासक यशोवर्मन से पराजित हुआ, लेकिन इसने लाट के शासकों को हराया। इसके मंत्री गोलक का एक अभिलेख बांधवगढ़ से मिलता है। अब राजशेखर के बारे में देख लो। संस्कृत सुप्रसिद्ध नाटककार, आरंभ में ये गुर्जर प्रतिहारों का संरक्षण प्राप्त था, बाद में इन्हें कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम का दरबारी आश्रय लिया। युवराज देव प्रथम 2 उपाधि धारण की इन्होंने। युवराज देव प्रथम ने त्रिलिंगाधिपति और उज्जैनी भुंज, ठीक है। पूछा जाएगा राजशेखर किसका था, तो युवराज देव प्रथम का। इनकी रचना काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण और कौन सा जगह विद साल भंजी का। फिर लक्ष्मण देव आते हैं, तो प्रथम के पुत्र एवं त्रिपुरी कलचुरी के वंश के विस्तारवादी शासक थे। अपने पिता के समान प्रतापी शासक था।
इसने अपने साम्राज्य के विस्तार पर बल दिया, जिसकी जानकारी 2 लेखों से प्राप्त होती। बिलहरी कहाँ पर है? जबलपुर में। गोरबा लेख, ये ध्यान रखना। विस्तार नीति पर बल, जैसे कि पूर्व में बंगाल उड़ीसा तक विजय प्राप्त की। उड़ीसा आक्रमण के समय कलियानाग की रतन जड़ी मूर्ति उठा लाया। पांड्यों, लाटों और गुजरों पर विजय प्राप्त की। कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की। इसने अपनी पुत्री का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ से किया। वेगनाथ मठ को दान दिया। इसका पुत्र शंकर द्वितीय हुआ। शंकर द्वितीय की बात कर लो अब, तो चंदेलों के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर युवराज देव द्वितीय आ जाते हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इनके बारे में देख लो, कौन है ये? युवराज द्वितीय। तो इनके बारे में बस वाकपति मुंज से इनका संघर्ष हुआ था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वाकपति मुंज किस वंश का शासक था। अभी पढ़ के आए अपन। तो परमार नरेश वाकपति मुंज ने इसे हराते हुए त्रिपुरी पर अधिकार किया। इसके बीच चालुक्य शासक तेलव द्वितीय ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप मजबूर होकर मुंज ने कलचुरी को संधि कर राजधानी को वापस लौटा दिया। कोकल द्वितीय, तो अभिलेख गुर्गी से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी के समय कलचुरी ने अपनी खोई शक्ति प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। कलचुरी नरेश चामुंडे राय को हराया। अब आ जाता है मुख्य IMP गांगेदेव। तो ये कोकल द्वितीय का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। इसके 2 पियावन रीवा से और मुकुंदपुर इसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए। इसके राजरोहण के समय कलचुरी की स्थिति मजबूत नहीं थी। राजा भोज विद्याधर इसके प्रबल विरोधी थे। परमार शासक राजा भोज से संबंध पहले मित्र व्यवहार थे, फिर शत्रु हो गए। राजा भोज गांगेदेव और राजेंद्र चोल ने मिलकर कल्याणी के चालुक्य नरेश जय सिंह को हराया था और राजा भोज ने गांगेदेव को हराया था। चंदेल शासक विद्याधर का संबंध, तो विद्याधर का संबंध गांगेदेव की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। यह भी उल्लेख मिलता है कि गांगेदेव विद्याधर के गुरु के समान पूजा करता था। तो इसने विद्याधर ने गांगेदेव की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो अपने गुरु के समान इसको पूजा करता था। 104 में प्रयाग मतलब इलाहाबाद में जाके इसने अपने आप को मृत्यु हो गई। गांगेदेव की उपलब्धि, तो विक्रमादित्य खेरा लेख में वर्णन, ढाल का शासक अलबरूनी का विवरण में, विश्व विजेता महुआ के लेख में वर्णन, परमेश्वर और महाबालेश्वर, ये इतनी उपाधियां है। तो पूछा जाएगा ढाल का शासक ये किस में विवरण है? तो अलबरूनी की विवरण में है, ठीक है, विवरण में वर्णन है। अब लक्ष्मीकर्ण और कर्णदेव दोनों एक ही नाम है इनके, तो इसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब आपको जैसे गांगेदेव के बारे में पता है, तो गांगेदेव पढ़ा हमने, तो आपको इसमें चीजें यहाँ पर याद होना चाहिए। अब जैसे ये MP का मैप था, ठीक है, तो MP के मैप में आपको याद होना चाहिए, तो इधर वाले जो था, ठीक है, बुंदेलखंड में कौन था? विद्याधर था। फिर कलचुरी तो अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन था आपका? गांगेदेव। और परमार में कौन था? तो राजा भोज, इसके समकालीन था। अब आ जाते हैं लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण में आपको सबसे पहले याद रखना है सामान्य परिचय। गांगेदेव का पुत्र, कलचुरी वंश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रतापी साम्राज्यवादी शासक था। विवाह हूण कन्या अवला देवी से किया, इतना नहीं। अब उपनाम हिंद का नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन या कलिंगाधिपति कहा गया। अब आपके सामने मैं MP का मैप बना देता हूँ ये, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर बुंदेलखंड में कौन था उस समय? तो विद्याधर, ठीक है, कौन था आपका? विद्याधर। यहाँ पर कौन आ गया है? तो यहाँ पर आपका लक्ष्मीकर्ण बैठ गया है, ठीक है। कौन बैठ गया? लक्ष्मीकर्ण। और यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर राजा भोज हो जाएगा, ठीक है, इसके समय राजा भोज। अब इधर गुजरात है आपका, तो गुजरात में कौन था? भीम था, ठीक है, भीम प्रथम। अब आगे आपको बताएंगे इसकी स्टोरी, पहले पढ़ लेते हैं। शासन क्षेत्र, तो उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में महानदी तक, पश्चिम से गुजरात से लेकर पूर्व के बंगाल तक। विजय अभियान, तो पल्लव और चोलों और कुंतलों पर विजय प्राप्त की। कलिंगर विजय के पश्चात कलिंगाधिपति उपाधि धारण की। पूर्व की ओर मगध के पाल शासकों और गोंड वंशों को शासकों को हराया। पाल शासक विग्रहपाल को हराया। पिता की हार का बदला चालुक्य भीम को हराकर उसने संधि की और फिर दोनों का संयुक्त सेना के राजा भोज पर आक्रमण कर धारा नगरी को लूटा। और इसकी जानकारी मेरु तंगचार्य की प्रबल चिंतामणि से मिलती है। स्पष्ट है कि इसने आरंभ में आसपास के सभी राजाओं को हराया एवं चक्रवर्ती साम्राज्य की उपाधि धारण की और निम्न परिणाम निकले। साम्राज्य का अतिशय विस्तार हुआ, संपूर्ण शासन पर प्रभुत्व, नियंत्रण और विद्रोह आरंभ हुए और कई पुनः क्षेत्र हाथ से निकल गए। ये तो आपके मेंस के लिए काम आएंगे, ठीक है। कहाँ पर विजय की? तो देखो, मालवा के परमार वंशी जय सिंह प्रथम ने अपने शत्रु सोमेश्वर प्रथम से मित्रता की और उसके पुत्र विक्रमादित्य चतुर्थ के सहयोग से लक्ष्मीकर्ण को हराया और अपनी राजधानी को मुक्त कराया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने लक्ष्मीकर्ण को हराया। चंदेल शासक आपको पता है कीर्तिवर्मन, इसकी जानकारी कृष्ण मित्र के प्रबोध
चंद्रोदय से मिलती है। पालो और सोलंकियों को भी इसने हराया। परमार शासक उदयादित्य को हराया। उदयपुर प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी मिलती है कि 1070 ईस्वी में लक्ष्मीकर्ण ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर और गंग नरेश उदयादित्य के संधि कल्ली और मालवा पर आक्रमण किया और परमार शासक जय सिंह की हत्या कर दी। लगभग 1073 ईस्वी में मालवा पर परमार शासक उदयादित्य ने अपनी शक्ति में वृद्धि की और लक्ष्मीकर्ण को पराजित कर दिया। तो ये बहुत ही घूमी फिरी चीज है, ठीक है, समझ में नहीं आएगी तो इसलिए आप इतना लोड भी मत लो। लेकिन ये याद रखो कि राजा भोज को हराने के लिए इसने क्या किया था, तो भीम प्रथम से संधि कर ली थी, ठीक है। लक्ष्मीकर्ण ने भीम प्रथम से संधि कर ली थी और मालवा पे हमला कर दिया था और इसको हरा दिया था, ठीक है, राजा भोज को। इतनी चीज आपको बस यहाँ याद रख लो। अब सांस्कृतिक योगदान इसके क्या क्या थे, तो सांस्कृतिक योगदान की अपन बात कर लें तो यह शैव मनुताई था। बनारस एवं अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। कटनी के निकट पुष्पावती बेलहरी नगरी बसई। अब यश कर्ण आ जाता है, ज्ञा कर्ण आ जाता है और नरसिंह आ जाता है और जय सिंह आ जाता है और विजय सिंह आ जाता है, ठीक है। इतने आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको जो मुख्य है तो मुख्य यश कर्ण देख लो, ठीक है। यश कर्ण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बघेलखंड तक सीमित रहा। फिर गया कर्ण आ गया, तो गया कर्ण में भी आपको दो अभिलेख इसके मिलते हैं, एक तेवर से और एक बरौंदी से, ठीक है, प्राप्त हुए। उसके दो पुत्र थे, नरसिंह और एक जय सिंह, ठीक है, दो पुत्र थे इसके, नरसिंह और जय सिंह, ठीक है। नरसिंह यहाँ पर फिर आता है, नरसिंह, और इसके गया कर्ण का पुत्र था जिसने शासन किया और इसके अभिलेख अलाघाट, बेड़ाघाट, लालपाट से मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर जय सिंह देख लो, ये गण कर्ण का पुत्र था, ठीक है। इसके बारे में चंदेल शासक परमादेवी ने इसे हराया था और गोसल देवी के नामक पर जबलपुर के निकट गोसलपुर नामक गांव बसाया था। अब लास्ट आपका आ जाता है विजय सिंह। इसमें याद रखना विजय सिंह होता है आपका अंतिम शासक, ठीक है। बटियागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा ने इस पर आक्रमण किया और रीवा के आसपास क्षेत्र को प्राप्त किया। फिर इसी के समय सामंत सल्लन सेन ने विद्रोह किया और इसका दमन के लिए मंत्री मलयन सिंह ने किया, जिसकी जानकारी हमें मल्यन सिंह के रीवा अभिलेख से प्राप्त होती है। यादव वंशी जेतुंगी प्रथम ने इसे हराया और इसकी हत्या कर दी। इसकी मृत्यु के बाद कलचुरी वंश का पतन हो गया। बस इतनी चीज याद रख लो। नोट, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतिम शासक को लेकर इतिहासकारों में महत्व नहीं है। अधिकांश इतिहासकार विजय सिंह को ही इस वंश का अंतिम शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन कतिपय इतिहासकार विजय सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में अजय सिंह व त्रिलोक वर्मा को भी करते हैं, लेकिन इन्हें कब कहाँ शासन किया यह ज्ञात नहीं है, तो इसलिए अपन को विजय सिंह ही मानना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हमारे सब कुछ हो गए, अब हमको क्या देख लेना है, कुषाण के बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से हमको देखने को मिले। तो नाग वंश, आबिर वंश, ठीक है, उसके अलावा वाकाटक वंश, उसके अलावा कौन सा दिखेगा हमको, ओलेकर वंश, ये। तो अभी हम सबसे पहले इनका मैप बना लेते हैं यहाँ पर खाली जगह में, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो मैप से पहले तो ये याद रखना है कि ये कौन से क्षेत्र में इन्होंने शासन किया, ठीक है। तो आपका एमपी का ऐसा मैप बन गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक एक जैसे आएगा हम उसको देखते जाएंगे। सबसे पहले आपका नागवंश आया, तो एक ग्वालियर और विदिशा के आसपास क्षेत्र में नए राज्य नागवंश का स्थापना हुई और इसका वृषभ नाग इसका संस्थापक था। नागवंश के शासकों के ताबे के सिक्के प्राप्त हुए, जबकि ग्वालियर में नागवंश के गणपति एवं भीमदित्य के सिक्के प्राप्त हुए। आबिर वंश कहाँ पर था, तो सातवाहन के वंश के अधीन था, ठीक है। सातवाहनों की कमजोर होती स्थिति में लाभ उठाकर इन्होंने खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ईश्वर सेन ने इस वंश की संस्थापना की, ठीक है। बाद में इस वंश ने के शासकों ने मालवा तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। बाद में इस वंश के सामंतों ने वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली, आबिर वंश की, ठीक है। आबिर वंश के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखना है। अब आबिर वंश, ठीक है, था कहाँ पर, तो ये आपका बुरहानपुर में था। कहाँ पर, बुरहानपुर में। यहाँ लिख देता हूं मैं आबिर वंश, ठीक है, बुरहानपुर में देखने को मिलेगा आबिर वंश। अब आगे चलते हैं, वाकाटक वंश। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको गुप्त शासकों के समकालीन राजवंश था, 3वीं और 5वीं शताब्दी में हुआ और प्रथम शासक वाकाटक का आदि पुरुष है, ठीक है, विंध्य शक्ति। वायु पुराण एवं अजंता अभिलेख में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रवेसेन, ये तो छोड़ो, ठीक है, प्रवेसेन के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो अब आपको वाकाटक वंश के बारे में याद रखना। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र विदिशा के आसपास वाला था, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र विदिशा के आसपास वाला। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं पहले तो बुरहानपुर।
बुरहानपुर में कौन सा था आपका आबिर वंश, ठीक है, कौन सा था आबिर वंश, आबिर वंश। और इधर आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा वाकाटक वंश, ठीक है। अब उसके अलावा आपको कौन सा वंश दिखेगा आगे नेक्स्ट, ओलिकर वंश। तो ओलिकर वंश आपका मंदसौर में हो जाएगा, ठीक है, मंदसौर में ओलिकर वंश। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोखरी वंश भी दिखेगा, कौन सा मोखरी वंश। और यहाँ पर एक और वंश दिखेगा आपको, कौन सा गोहिल वंश, गोहिल वंश। ये 3 वंश आपको मंदसौर से संबंधित रखना है। उसके अलावा आपको मालवा में वर्मा वंश भी देख लेना, जो छोटे छोटे वंश थे, वर्मा वंश मालवा में, वर्मा वंश। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार तो आप सभी को पता है, फिर होलकर आपको पता है, परमार वंश भी पता है, आबिर वंश भी पता है। अब जबलपुर का याद रख लो, यहाँ जबलपुर है, तो जबलपुर में आपके कितने हो जाएंगे, जबलपुर में आपको याद रखना है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जबलपुर में आपको याद रखना है, एक तो हो जाएंगे आपके बोधी वंश, कौन बोधी, ठीक है। उसके अलावा याद रखना है सेल वंश, छोटे छोटे वंश है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन किससे संबंधित है। एक हो जाएगा आपका चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश। इसके अलावा बघेलखंड में आपको याद रखना है पांडव वंश, ठीक है, पांडव वंश। इसके अलावा आपको याद रखना है मग वंश, मग वंश। उसके अलावा याद रखना कारू वंश, कारुस वंश। उसके अलावा उच्चकल्प वंश सतना, ठीक है, उच्चकल्प वंश, उच्चकल्प वंश सतना। उसके अलावा क्या याद रख, परिवाजक वंश क्या हो जाएगा आपका, तो पन्ना, परिवाजक पन्ना, ये सतना और ये पन्ना, पन्ना में कौन सा हो जाएगा परिवाजक वंश, ठीक है, परिवाजक वंश, ये चीज। फिर चंदेल वंश आपको पता है, वाकाटक वंश, नागवंश, तो नागवंश आपको विदिशा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, विदिशा, नागवंश। इतने वंश आपको प्रमुख प्रमुख याद रखना है, और अब इनको हम पढ़ लेते हैं। अब वाकाटक वंश के बारे में रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, इनके बारे में छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, बस ये याद रख लो कि इसका संस्थापक तो विंध्य शक्ति था, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, बस इतना याद रख लो। कहाँ किया इन्होंने, विदिशा के आसपास बुंदेलखंड में। ओलिकर वंश दसपुर याद रख लो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नरवर्मन याद रख लो, इसका प्रथम शासक, और कुछ मत याद रखो, ठीक है। यशोवर्मन इसमें भी था, तो दसपुर अभिलेख में इसकी उपलब्धि, मेहर कुल को पराजित किया इसने, ठीक है, मेहर कुल। फिर मैत्रक वंश, तो गुप्त शासकों के सामंत हुआ करता था, ये चीज याद रख लो। फिर मोखरी वंश, तो कन्नौज के हरिवर्मन ने मोखरी वंश की स्थापना की। आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ठीक है, इतना याद मत रखो। असीरगढ़ से प्राप्त, ये ठीक है, मोखरी वंश ये याद रख लो, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, मोखरी वंश मंदसौर से संबंधित, ठीक है। वर्धन वंश, तो ये नरवर्मन, इस क्षेत्र में नरवर्मन ने की थी, ठीक है। इस वंश का एक शासक प्रभाकरण वर्मन पुत्र हर्ष, छोड़ो, हैसांग यात्रा सचरित ने, इसको भी छोड़ो, कोई मतलब नहीं। सेल वंश, तो इसका याद रख लो, महाकौशल, अभी अपन ने पढ़ के आए, ठीक है, बालाघाट के राघोली से प्राप्त हुआ इसका प्रथम शासक श्रीवर्धन, ये चीज याद रख लो बस। बोधि वंश, तो दूसरी तीसरी शताब्दी में तेवर, ये पढ़ के आए, ठीक है। श्री बोधि, वसु बोधि और चंद्र बोधि और शिव बोधि, ये 4 इसके शासक थे, चारों याद रखना, पूछा जाएगा बोधि वंश का निम्न में से कौन शासक था या नहीं था। फिर मग वंश, बघेलखंड में अपन ने देखा, इसका भीमसेन था, बस इतनी चीज इसमें याद रखो। फिर परिवाजक वंश बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित था, इसका प्रथम राजा देवदाय था, ये याद रख लो। उच्चकल्प वंश सतना से था, ठीक है, सतना के उच्चेरा से, ये याद रख लो। और इसके समकालीन परिवाजक वंश के समकालीन था, इसके याद रखना चाहो तो ओगदेव इसके प्रथम शासक थे। और अंतिम सर्वनाथ, मैकाल के पांडव, तो शहडोल, अनूपपुर, बघेलखंड वाला क्षेत्र याद रख लो, और जयबल इसके प्रथम थे। इतनी चीज आपको बस इसमें याद रखना है। और इसके अलावा हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को आई होप ये पसंद आया होगा, ठीक है, और बहुत सारों को ऊपर से गया होगा। तो जिसको रिवीजन करना है, समझना है बस कि कैसे कैसा हुआ, तो आपको क्या 1-2 बार इसको वीडियो को देख लेना है। और आप सभी से निवेदन है कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कल दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो आपका देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, और एक और वीडियो आएगा जिसमें आधुनिक देखेंगे, और इसको यूनिट 1 का हम इतिहास पूरा समाप्त कर देंगे। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म, मिलते हैं आपको
मध्यकालीन इतिहास वाले नेक्स्ट वीडियो में। और घटना चक्र वाली सीरीज तो आप कंटिन्यू रखिएगा जो भी इसको लगा रहे, ठीक है।